सभी मित्रों को नमस्कार। हम पॉलिटी की जो सीरीज चला रहे हैं इसमें अभी तक हम लोगों ने लगभग शायद 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। यह चौथा लेक्चर है और इसमें अभी तक हम लोग अध्ययन क्या किया है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले हम लोगों ने सबसे शुरुआत में सिलेबस समझा, चूँकि वो आधारभूत होता है आपके एग्जाम के लिए, तो सिलेबस समझा। द्वितीय हम लोगों ने सिलेबस के बाद फिर उस सिलेबस के हम लोगों ने यह देखा कि क्या टॉपिक्स बनते हैं, तो कुछ टॉपिक्स बनाए। उसके आधार पर मैंने पहला टॉपिक्स आपको बताया भारतीय संविधान। उसके अंतर्गत हमने बेसिक बातों को आपको बताना स्टार्ट किया था और जिसमें हमने सिलेबस के बाद बेसिक किया है कि संविधान क्या होता है, संविधान के बाद राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य व्यवस्था के बाद में सुशासन क्या होता है और जनतंत्र क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि संविधान, राज्य व्यवस्था और सुशासन, इन सभी के मध्य में संबंध क्या है, क्योंकि इन सभी को मिलाकर के ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हमने इसके बाद यह समझा कि संविधान का लोकतांत्रिक देश की दृष्टि से महत्व क्या है। मैंने कई सारे PYQ भी आपको पहले दिखाए हैं। तो यदि मित्रों आपने इससे पहले का क्लासेस नहीं समझा है तो यह क्लासेस आपको समझ में आएगा, पर उस दृष्टि से नहीं आ पाएगा जिस दृष्टि से सभी को आएगा जो पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप शुरुआत से क्लासेस प्रॉपर देखें और इनको देख करके अपने नोट्स बनाते जाएं। यह नोट्स प्राप्त करने के लिए आप नीचे PDF टेलीग्राम की लिंक दी हुई है कमेंट बॉक्स में, उससे आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ये नोट्स वगैरह भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ ही आप लोगों को क्या करना है कि विगत वर्षों के क्वेश्चन अपने पास रखना है, जो कि 10 वर्ष के PYQ हैं। 2013 से लेकर के 23 तक की यह PYQ आपको मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है, तो उसमें से आप देख सकते हैं। दूसरा यह जो सिलेबस है मेंस का, इसको भी आपको अपने साथ में रखना है। तो सिलेबस और PYQ यही ध्यान रखना है। हाँ, यह बात और कहूँगा, आप यह ना देखें, यह नहीं देखना चाहिए आपको कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसा, मतलब ये देखिए कि क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ या कैसा पढ़ा रहा हूँ, यह आपको देखना है। मेरे से मतलब नहीं लेना है आपको कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। आप कंटेंट देखिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, ठीक है ना। जो सब कहते हैं वो मैं भी कह देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर जरूर करें यदि अच्छा लगे तो। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। देखिए मित्रों, अब हम लोगों को इस लेक्चर में पढ़ना है। हम लोगों ने देखा संविधान क्या है। बोलिए, संविधान की परिभाषा बताइए। आप लोगों ने पढ़ी है जिन्होंने पहले लेक्चर, तो आप एक बार इसको पॉज करके वीडियो को परिभाषा बताइए स्वयं में, फिर हमारी परिभाषा सुनना। हमने बताया संविधान एक वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले नियम व कानून या विधियां संकलित होते हैं या सम्मिलित होते हैं। यह हम लोगों ने समझा। अब यह संविधान भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लिखित संविधान, ठीक है, और एक होता है अलिखित संविधान। क्या होता है? एक तो होता है लिखित संविधान और एक होता है अलिखित संविधान। यहीं से हम लोगों को देखना है कि लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है, और आगे बढ़ेंगे। किन किन देशों में अलिखित संविधान है, किन किन देशों में लिखित संविधान है, यह सभी देखेंगे। अच्छा, कोई देश लिखित संविधान क्यों अपनाता है और उसके पीछे कारण क्या होते हैं, और कोई देश अलिखित संविधान क्यों अपनाता है, उसके पीछे कारण क्या निहित होते हैं। अच्छा, जिस देश में लिखित संविधान अपनाया जाता है उसमें कौन सा सरकार का अंग मजबूत होता है, जैसे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका, या फिर जो अलिखित संविधान में कौन सा मजबूत अंग होता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब फिर उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमारे यहाँ यदि न्यायपालिका मजबूत है तो वो किस कारण है, ठीक है ना, इसमें क्या लिखित संविधान होने का कोई महत्व है, तो यह समझेंगे। और यहाँ से लेकर के आपके क्वेश्चन बनने लगते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैं आपको साथ में लाया हूं, तो वह भी आपको दिखाते जाऊंगा। PYQ है। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं कि लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है। संविधान क्या होता है ये मैंने बता दिया है। वैसे भी एक लेक्चर आपको अपलोड मिलेगा जिसमें मैंने केवल यह बताया है कि संविधान क्या है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, अब देखना है कि लिखित संविधान क्या होता है और अलिखित संविधान क्या होता है। देखिए, लिखित संविधान वह होता है जिसमें हमें एक निश्चित समय पर बैठते हैं और संविधान को बनाते हैं। जैसे कि हमारे संविधान सभा एक निश्चित तारीख में बैठी गई। संविधान सभा क्या है इसका मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता दूंगा। अब देखिए, यही लिंक होता है पिछला लेक्चर और अगला। मैंने संविधान सभा वहां बताया था कि मनोनीत सदस्य होते हैं और निर्वाचित सदस्य होते हैं। संविधान सभा लोगों के द्वारा
चयनित करके एक सभा बनाई जाती है जिसने संविधान का निर्माण किया। ऐसा हमारे यहाँ जो बनी हुई थी उसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य थे। यह संविधान सभा के द्वारा क्या किया जाता है कि निश्चित समयावधि में लिखा जाता है संविधान। जैसे कि हमारा जो संविधान है उसका यह है, यदि आपने देखा हो तो हमारा संविधान 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था लगभग। तो यह हमारी जो समयावधि रही, इस समयावधि में यानी कि एक निश्चित समयावधि में लिखा जाता है। तो लिखित संविधान का क्या है कि एक निश्चित समयावधि में लिखा जाता है। द्वितीय, अलिखित संविधान में फिर सर क्या है, अलिखित संविधान सतत बनने की प्रक्रिया से करता है, यानी कि उसको एक ऐसा निश्चित समय नहीं होता है कि जिसमें हम बैठ करके लिख लें, ठीक है ना। तो एक निश्चित समयावधि में, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और मैंने बताया कि एक निश्चित अवधि में लिखा गया है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखा गया है। इसका एक बात एक चीज और होती है कि जो लिखित संविधान होता है वह एक निश्चित तिथि को स्वीकार किया जाता है, अंगीकृत किया जाता है और आत्मार्पित यानी कि स्वीकार किया जाता है और अधिनियमित किया जाता है। तो लिखित संविधान एक निश्चित तारीख को लागू किया जाता है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, जो कि मैं यहाँ आपको प्रस्तावना में ही ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये लिखा है 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना। तो ये हमारा दिखाता है कि हमारा संविधान एक निश्चित तिथि को अधिनियमित किया गया है, ठीक है ना। ये अब हम ये बातें आगे हमने जो अभी समझाया है इनको एक एक क्रम से पढ़ते जाएंगे और समझाते जाऊंगा। चलिए देखिए, अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिखित संविधान क्या होता है और अधिनियमित संविधान क्या होता है। लिखित संविधान के और अलिखित संविधान के पहले हम लोग थोड़ा सा उदाहरण देख लेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहां चलेंगे। देखिए लिखित संविधान कहां कहां है और अलिखित संविधान ये याद भी रखना है आपको कि देखो यूएसए में, भारत में, फ्रांस में, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और जर्मनी में, ये जो देश हैं यहां पर लिखित संविधान है, ठीक है ना। तो आप यूएसए को सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे, भारत आपको याद रहना है वाला है, बाकी आप दक्षिण अफ्रीका याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और यूएसए मित्र भारत के पास है, फ्रांस भी मित्र, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं। अब क्या है, ब्रिटेन में, इजराइल में और न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है। ये हमने उदाहरण बता दिए, अभी इनके बारे में बहुत डीप में समझेंगे इसलिए थोड़ा सा बताते चल रहा हूं। देखो, जनतंत्र द्वारा चयनित संविधान सभा द्वारा एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। यहां समझाने के लिए मैं इसलिए लिख करके सब कुछ लाया हूं कि आपको समझा ज्यादा सकूं। देखो, जनता द्वारा चयनित, तो चयनित संविधान सभा किसके द्वारा होती है, ये जनता द्वारा चयनित होती है, यानी कि उसी देश की जो जनता होती है ना उसी के द्वारा यह चयनित होती है, ठीक है ना। तो जनतंत्र द्वारा चयनित संविधान सभा के द्वारा ये योजनाबद्ध तरीके से इसको बनाया गया, और न केवल यह एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया अपितु एक निश्चित अवधि में भी बनाया गया, यानी कि निश्चित अवधि में बनाया गया। मैंने निश्चित अवधि भारतीय संविधान की क्या बताई है, योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया, संविधान सभा द्वारा बनाया गया। संविधान सभा चयनित व्यक्तियों द्वारा थी और मनोनीत दोनों ही प्रकार के सदस्य थे। जैसे भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनाया गया। ये पॉइंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि ये आपका एक चयनित संविधान सभा द्वारा योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया एक निश्चित अवधि में। जबकि वहीं हम देखते हैं अलिखित संविधान, इसका निर्माण संसद द्वारा समय समय पर करते रहते हैं। ये लोग क्या करते रहते हैं, यानी कि एक बार बैठ करके नहीं बनाया, आवश्यकता अनुसार विधि बनाते रहते हैं। हालांकि हम लोग भी बनाते रहते हैं लेकिन हम उसको संशोधन के माध्यम से जोड़ते हैं, जबकि ये क्या करते हैं कि धीरे धीरे एक मतलब बनाते रहते हैं और उसको संविधान मानते रहते हैं। तो इसे जैसे कि ब्रिटेन में ऐसा होता है, तो मैंने ब्रिटेन का यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है, एक एक एग्जाम्पल को लेकर के बात कर रहे हैं, आगे चलते हैं। इसके अलावा क्या होता है, तो अब आपने देखा ब्रिटेन। अच्छा, ब्रिटेन में कितने लोग जानते हैं ब्रिटेन कहाँ है, कैसा है? तो हम ब्रिटेन की स्थिति अवस्थिति थोड़ी सी बता दें। यदि आप देख रहे होंगे ये यूरोप महाद्वीप है। देखिए, इसके साथ में ऐसे ये भूगोल नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये चीजें इसलिए साथ में बता रहा हूं जैसे कि आपको एक एक देश की अवस्थिति थोड़ी सी मालूम चल जाए और आपको याद रहे। तो देखिए, ये जो सभी देश है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वगैरह है, यहाँ ये यूरोप महाद्वीप है और यूरोप महाद्वीप में यहाँ पर ये क्या है, आपका यूरोप अवस्थित है। और यूरोप में कौन सा संविधान है? अलिखित संविधान है। यानी कि जब भी मैं अलिखित संविधान की बात करूंगा तो आप यूरोप पहुंच जाएंगे फ्लाइट से, है ना। या चलिए आगे चलते हैं। दूसरा आप देखेंगे भारत,
तो भारत से कहाँ है आपको देखो बताऊं। देखिए ये है आपका इंडिया, और यहाँ इंडिया से आपको देखो यहाँ से जा सकते हैं तो दुबई जाइए, फिर ऐसे ऐसे जा करके यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ पर आपका क्या है, इंग्लैंड है। यदि आप इंग्लैंड को देखना चाहें तो ये इंग्लैंड शहर अवस्थित है, और इंग्लैंड की राजधानी क्या है आप मुझे बताइए। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ठीक है ना। और ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर लंदन अवस्थित है, यानी कि आपको ये देख रहे हैं तो ये देख रहे हैं ये इंग्लैंड का ही ये बना हुआ है नक्शा, तो यह इंग्लैंड है। इंग्लैंड में जो लंदन है उसका शहर ये दिख रहा है, तो आप इस लंदन शहर को भी थोड़ा सा देख सकते हैं, ये विकसित शहर दिख रहा है। तो ये हमने थोड़ा बताया कि लंदन क्यों यूके का अलिखित संविधान है, तो उसकी अवस्थिति को भी मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया। यदि आप और दूसरे तरीके से भी देखना चाहें तो देखिए यह यूरोप महाद्वीप है जो आपको दिख रहा है, ये यूरोप महाद्वीप है, और इस यूरोप महाद्वीप में यहाँ यूके है। आपको बताऊं यूके से ही लगा हुआ एक चैनल है, इसको लोग पार करके तैर करके पार करते हैं। इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल। क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल। तो इस इंग्लिश चैनल ये है यहाँ पर, तो इंग्लिश चैनल को भी आप थोड़ा सा जान सकते हैं कि वहाँ इंग्लिश चैनल है, और वहीं के पास उसी के पास में क्या है आपका इंग्लैंड है। तो ये मैंने इंग्लैंड की अवस्थिति इसलिए थोड़ा सा समझा दिया कि आप इंग्लैंड की अवस्थिति भी समझे रहें तो अच्छा रहेगा। चलिए, यानी कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके आसपास की चीजों को समझ लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं कि हमने एक और आपको बताया कि एक और अभी चर्चा में है, मैंने बताया इजराइल में अभी हमास इजराइल वगैरह ये युद्ध वगैरह हो रहा है, करंट में है, तो आपको इसको समझना चाहिए कि ये कहां पर है, ठीक है ना। तो इजराइल के बारे में थोड़ा सा आपको मैं समझाना चाहूं तो इजराइल कहां पर है, आप देख रहे हैं ये इजराइल की अवस्थिति है, ठीक है ना। इजराइल की अवस्थिति ये है, और इजराइल के आसपास क्या चीजें हैं मैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा, तो जरूर आप समझिएगा। देखिए ये दो तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ इजराइल की समझना, क्योंकि यदि ये आप समझ लेंगे तो आपको यहां से देखिए कहीं से भी आपका क्वेश्चन बने PYQ, लेकिन बनेगा जरूर, तो आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां देख रहे हैं, यहाँ पे ये है इजराइल, क्या है ये, यहां से यहां तक का जो ये बना हुआ है ये है आपका इजराइल, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा गाजा पट्टी, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता वेस्ट बैंक कहाँ है, गाजा पट्टी कहाँ है, क्या कैसे बताता हूं। देखो यहां सबसे महत्वपूर्ण एक चीज जो आपको याद रखनी है पेपर के लिए, दो समुद्रों को याद आपको जरूर रखना है। एक तो रखना है ये मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। ये MPPSC में इसी बार 2000 अभी पेपर जो हुआ था कुछ समय पहले, वहां पूछा गया था मेडिटेरियन सी के बारे में कि इजराइल से कौन सा समुद्र लगता है, तो मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर है। दूसरा एक यहाँ जो ये आपको दिख रहा है ये डेड सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मृत सागर। तो दूसरा आपको क्या दिख रहा है, मृत सागर। तो अपने ये दो सागर यहाँ देखे हैं कि एक तो देखा है मृत सागर और दूसरा देखा है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक आपने देखा यहां मृत सागर, दूसरा देखा आपने भूमध्य सागर। आगे चलते हैं, तो ये आपने दो सागरों को देखा, अब आपको थोड़ा सा इसकी स्थिति बताते हैं। देखिए इधर ये इसके जो आसपास देश है उनको भी ध्यान रखना है। इसके यहां ये जॉर्डन है, यहां पर ये सीरिया है, यहां ये लेबनान है, और यहां ये इजिप्ट यानी कि मिस्र है। देखो जो इस साइट ये बना हुआ है ना, ये गाजा पट्टी है, ये ध्यान रखना है, ये गाजा पट्टी है आपकी। तो ये आपको बताया गाजा पट्टी, और ये जो आपको दिख रहा है ये दिख रहा है मृत सागर, और ये जो आपको दिख रहा है ये दिख रहा है आपको भूमध्य सागर। ये आपसे पूछा जा सकता है इसके आसपास कौन से देश लगते हैं, ये पूछा जा सकता है, जॉर्डन, सीरिया, गाजा पट्टी और भूमध्य सागर। आपको थोड़ा सा मैं दोनों सागरों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि भूगोल में यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा, तो थोड़ा सा हम दोनों सागरों के बारे में भी जान लिखते हैं। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, लिखित अलिखित संविधान। इनमें से अलिखित संविधान में क्या आ रहा है, अलिखित संविधान में आ रहा है इजराइल में ये है। इजराइल याद रहे आपको, अलिखित संविधान के साथ भौगोलिक परिस्थितियां भी रहे, इससे जोड़ करके याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए मैंने आपको बताया मृत सागर कहां है मित्रों, ये मृत सागर है। अब थोड़ा सा मृत सागर क्यों प्रसिद्ध है, क्या होता है मृत सागर में, ये मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए आपको जो किताबों में लिखा है वो तो सभी पढ़ाएंगे, मैं थोड़ा ऐसा इधर जो आसपास का इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको दे रहा हूं, इससे कि आपको थोड़ी समझ विकसित हो, डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन आ सके। चलिए ये देखा आपने मृत सागर, अब मृत सागर के बारे में थोड़ा जान लेंगे, और नोट्स में आप चीजें ये जो आ रही है कि मृत सागर, तो आप वहां क्या करिए अपने नोट्स में भी इस चीज को लिख लीजिए पास में ऐसा कुछ बना करके, और वहां जैसे कि NCERT में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी रहती है वैसे ही। देखिए समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु है। तो देखो क्या कोई नया चीज मालूम चला, दुनिया का ये सबसे निचला बिंदु है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है, कि खारे पानी की यह सबसे निचली झील है, ठीक है ना।
ठीक है ना। और ये किलोमीटर यह उच्च घनत्व के कारण जाना जाता है। डूबना इसमें असंभव। मृत सागर मुक्ता जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदियां आकर के मिलती है। जो तो जॉर्डन देखो दो देश लगा हुआ है, तो इसमें जॉर्डन नदी आकर के मिलती है। और ये यानी कि इसमें बहुत सारे खनिज इत्यादि भी पाए जाते हैं। खनिज की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जीवाणुओं की इसमें 11 प्रजातियां पाई जाती हैं, तो जीवाणु पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये मृत सागर अपनी विलक्षणताओं के कम से कम चौथी सदी से जाना जा रहा है, यानी कि बहुत पहले से भी ये जाना जाता है, जिसमें विशेष नॉर्वे की सतह से जीत निकालकर मिस्रवासियों को बेचा जा सकता है। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ की आर्थिक स्थिति भी महत्वपूर्ण है। तो ये आपने देखा मृत सागर क्या है, कहाँ है। अब इसने आपने मृत सागर देखा तो जॉर्डन नदी जा रही है, तो देखो ये जॉर्डन देश है बगल में, तो ये भी आपको याद रहेगा जॉर्डन है, जॉर्डन से गाजा पट्टी किधर है, ये सभी आपको याद रही, इसीलिए मैंने ये सभी चीजें आपको समझाया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलती, अब देखो हम लोगों ने मृत सागर की बात की, मृत सागर के साथ हमने भूमध्य सागर की बात की, तो एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भूमध्य सागर है कहां। तो देखिए ये आपको दिख रहा है यहाँ यूरोप महाद्वीप, क्या दिख रहा है, यूरोप महाद्वीप। और ये यहाँ पर है आपका अभी जो दिख रहे थे आप इजराइल, और ये है आपका भूमध्य सागर, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, भूमध्य सागर, ध्यान रखिए। आप इसको देख रहे हैं, ये घेरा हुआ है यहां से। चलिए भूमध्य सागर के बारे में जान लेते हैं, ये थोड़ा सा क्या है, ये आप इस मैप में भी देख रहे हैं भूमध्य सागर क्या है। भूमध्य सागर पृथ्वी का एक सागर है जो अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सब आपको दिख रहा है, तो बस मैं इतना ही दिखना चाह रहा हूं, आगे चलते हैं। अब ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए अब देखिए आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो देखो सभी को पता है, जो बड़े देश हैं वो बता नहीं रहे, ब्राजील सभी को पता रहता है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ये आपका न्यूजीलैंड है। तो यहां से आपका ये न्यूजीलैंड, यदि आप न्यूजीलैंड जाना भी चाहें तो आप फ्लाइट से 15 घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली से, आप न्यू दिल्ली से भी डायरेक्ट फ्लाइट है यहाँ न्यूजीलैंड के लिए, यहाँ पहुंच जाइए। मुंबई से भी है, यहाँ से भी पहुंच सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में भी यानी कि मैंने आपको 3 देश पढ़ाए यहाँ, और मतलब 3 देश दिखाए, एक तो ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड। ब्रिटेन दिखाया सबसे पहले कि लंदन उसकी राजधानी है, आसपास क्या है, इंग्लिश चैनल भी दिखाया उसके पास में। मैंने इजराइल दिखाया आपको, इजराइल के पास मैंने गाजा पट्टी दिखाया, जॉर्डन दिखाया उसके पास में ही, तो ये सभी आपको समझ में आया। न्यूजीलैंड दिखाया, तो ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड में अलिखित संविधान है। आगे चलती है, तो ये हम लोगों ने समझा कि ये जो लिखित संविधान होता है वो एक निश्चित तारीख को निकाला लागू किया जाता है, निश्चित अवधि में किया जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से और एक निश्चित समय में जारी किया गया था, यानी कि स्वीकृत किया गया, बनाया गया था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए आगे दस्तावेज के संदर्भ में हमको समझ लें, तो जो क्या होता है, जो लिखित संविधान होता है वो एकल दस्तावेज में होता है। कितने दस्तावेजों में होता है, एकल दस्तावेज में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये दस्तावेज है, ये एक ही किताब में बना हुआ है। लेकिन जो अलिखित संविधान होता है वह कई सारे छोटे छोटे दस्तावेजों में होता है, और समय समय पर ये दस्तावेज बनते रहते हैं, यानी कि किताबें, यानी कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे फोटो कॉपी कई सारे मिला करके ऐसे मिला करके बनाते रहते हैं, ऐसे जोड़ करके। लेकिन जो लिखित संविधान होता है वो एक ग्रंथ के रूप में होता है, जो आपको यहाँ देख पा रहे हैं ये बना हुआ है। तो देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था संचालन विधि एकल दस्तावेज में संकलित होती है, और वहीं छोटे छोटे कई दस्तावेज होते हैं जिसमें ये समाहित होती है। आगे चलते हैं। अब यहां आपने ये देखा कि और भी इसकी कुछ विशेषताएं लिखित अलिखित संविधान की, तो उसको भी समझ लेते हैं। और जो ये लिखित संविधान होता है इसको हम अधिनियमित संविधान कहते हैं, क्योंकि लिखित संविधान एक निश्चित तिथि को लागू किया जाता है। जैसे भारतीय संविधान की बात करें तो ये 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, इसलिए इसे कहा जाता है अधिनियमित संविधान। अच्छा, इसका प्रमाण क्या है कि ये संविधान इस तारीख को लागू किया गया, तो थोड़ा सा हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा प्रस्तावना के बारे में जान भी लेते हैं। आगे चलते हैं। तो प्रस्तावना चूंकि ये बार बार आती है तो मैं कहूंगा अभी थोड़े से बता दे रहा हूं, तो आप याद रखिएगा। देखिए ये प्रस्तावना आपको याद रहनी चाहिए, एक एक शब्द डायरेक्टली क्वेश्चन आए हैं, आगे मैं पीवाईक्यू लाऊंगा। जिस तरीके मैंने मौलिक अधिकार आपको पढ़ा दिए हैं, नीति निर्देशक तत्व मैंने आपको पढ़ा दिए हैं संक्षिप्त में समझदारी के हिसाब से, और ऐसे ही मैंने अभी उद्देश्य का पढ़ा रहा हूं। इन सभी के पीवाईक्यू में अगले लेक्चर से, इसी लेक्चर से लाना स्टार्ट कर दूंगा, तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आप इन सभी चीजों को जाने रहेंगे। आगे चलते हैं। तो देखो भारत का संविधान इसमें लिखा है हम भारत के लोग, भारत को यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि हमने एक बात कहा था कि संविधान को कौन बना रहे हैं, हम भारत के लोग, हमारे द्वारा चुनी गई संस्था के द्वारा ऐसे बनाया गया, जैसे संविधान सभा कहा गया है। तो हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं वो यहां लिखा हुआ है कि हम प्रभुत्व संपन्न बताना चाहते हैं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है
कि जो भी भारतीय हम करना चाहते हैं वो, यानी कि हम किसी दूसरे की मर्जी से निर्णय नहीं लेंगे, स्वयं की मर्जी से लेंगे। यानी कि हम दूसरे की मर्जी से जब निर्णय नहीं लेते हैं तो हम प्रभुत्व कहलाते हैं कि हमारी ये संप्रभुता है, तो हम प्रभुत्व संपन्न है और हमारा उद्देश्य समाजवाद है, यानी कि हम समाजवादी हैं। यानी कि हमारा जो संविधान का उद्देश्य रहेगा या हम लोगों का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य जन कल्याण है। हमारा संविधान यह है कि जनता की भी समानता हो, तो हम समाजवादी हैं। पंथ निरपेक्ष है, इसका मतलब यह कि हम किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देंगे, यानी कि हम धर्मतंत्र नहीं है। धर्मतंत्र ऐसा तंत्र होता है जिसमें केवल एक विशेष धर्म को महत्व दिया जाता है और अन्य धर्मों को हतोत्साहित नहीं किया जाता है, तो बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो बिना वैसे ही वो हतोत्साहित हो जाएगी। भारत पंथ निरपेक्ष है, यहां पर किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा सरकार नहीं देती है, तो ये पंथ निरपेक्ष है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो हम लोकतंत्र हैं और गणराज्य हैं। इस प्रस्तावना को हमने ये देखा कि यहाँ कौन कौन से शब्द हैं, ये पूछा गया कि गणराज्य के साथ लगे हुए कौन कौन से विशेषण है, उनको बताइए आप, ठीक है ना। और एक बात और पूछा गया यहाँ कि भारत ने जो ये लिखा हुआ है, ये सब मतलब ये जो लिखा हुआ है इसमें ये क्वेश्चन भी बना है इस प्रस्तावना से कि गणराज्य के साथ लगे हुए सब विशेषणों की परिचर्चा कीजिए, ये तो बना ही है। इसके अलावा ये भी प्रीलिम्स में बना है कि ये बताइए कि 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना की स्थिति कैसी थी, तो जो लिखी है ऐसी नहीं थी, ठीक है। इसमें 2-3 शब्द नहीं थे। अब कौन से शब्द नहीं थे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इसमें ये 2 शब्द नहीं थे, एक तो नहीं था समाजवादी और दूसरा नहीं था पंथ निरपेक्ष, ठीक है ना। और एक और शब्द नहीं था जो मैं आपको बताऊं, अखंडता भी नहीं था, लेकिन इसको फिर बाद में मतलब ये शब्द भी लिखा गया बाद में। तो ये 3 शब्द यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द बाद में जोड़े गए हैं, तो ये 3 शब्द नहीं थे उस समय। अब आपको आगे ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो आप सॉल्व जरूर करिएगा। तो ये हमने देखा कि गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, किसके समस्त नागरिकों को, इस भारत देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यानी कि हम लोगों को न्याय प्राप्त करना है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक। अच्छा मित्रों, जिसमें से आपने याद किया होगा तो मैंने आपको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय किस अनुच्छेद में बताया था, नीति निर्देशक तत्व के। यदि आप याद कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दे रहा हूं 38 अनुच्छेद आप देखिएगा, वहां आपको ऐसी चीज दिखेगी, है ना। 38 अनुच्छेद में ये बात दिखेगी, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि हमारा पहला है कि हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय प्रदान करवाएं। एक बात और मैं आपको यही बता दे रहा हूं, हमारे यहाँ राजनीतिक न्याय के लिए फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ज्यादा बल दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। और ये पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इतनी बातें यदि आप लिखते रहेंगे तो धीरे धीरे आ जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा राजनीतिक न्याय को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, लेकिन राजनीतिक न्याय के साथ ही साथ सामाजिक और आर्थिक न्याय को विशेष महत्व दिया जाता है। चलिए, यहां हम लोगों ने देखा कि विचार कि यानी कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति यानी कि जो अभिव्यक्ति करना चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ कुछ भी बोलने का मतलब ये मत समझिए कि आप कुछ भी गालियां देंगे, यहाँ कुछ भी मतलब है समुचित और यथोचित बोल सकते हैं। विश्वास कर सकते हैं आप जिस भी धर्म पर चाहे, जिस पर चाहे, धर्म आप किसी को भी मान सकते हैं और उपासना किसी भी देवता की कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। ये सामान्य लिखा है कि हमारी प्रस्तावना इस प्रकार की चीजों को बनी है, इनकी डीप में और आगे आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि हम लोगों को प्रतिष्ठा की समता, यानी कि सभी को बराबर प्रतिष्ठा हो, किसी को नीच और किसी को उच्च ना माना जाए, जो माना जाता है, तो सभी को समता की बात की गई, यानी कि प्रतिष्ठा हो और अवसर की हो, यानी कि एक व्यक्ति को जो अवसर दिए जा रहे हैं दूसरे को भी अवसर दिए जाए, और इस अवसर की समता के उद्देश्य से ही आरक्षण का प्रावधान किया गया है और आरक्षण दिया जाता है अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के अकॉर्डिंग। 15(4) और 16(4) की बात कर रहा हूं, ये अनुच्छेद है, इनकी बात कर रहा हूं मैं आगे, जिसके बारे में आपको मैंने कल बताया भी था लेकिन डीप में नहीं बताया था, तो उसको आगे मैं बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। जो मैं बातें बोलते जा रहा हूं इनको आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा चीजों को, और धीरे धीरे बातों को लिखते जाएंगे तो ज्यादा रहेगा। मैं एक बात बोल रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण बोल रहा हूं और उसको आपको लिखना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। यहां हम लोगों ने देखा कि उन सभी के यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता ये प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी व्यक्तियों को गरिमा और राष्ट्र की एकता, यानी कि सबकी गरिमा का हम ध्यान रखेंगे, राष्ट्र की एकता को बढ़ावा देंगे, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए, हमें यदि राष्ट्र को एक और अखंड बनाना है तो हम सभी को एक भाई की तरह रहना होगा, जो कि आज के समय में रहा नहीं है। ठीक है, तो इसको हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। जैसे कि कोई कोचिंग वाला या टीचर कोई दिखा तो हम कहेंगे लुटेरा है, ठीक है ना, लुटेरा तो है ही,
है ना, लेकिन आप ऐसा समझेंगे कि वो आपको शिक्षा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा कि हमें समता की और बंधुत्व की भावना बनानी है और बंधुत्व की भावना देखना है। तो किसी के प्रति भी आपको इस प्रकार की नहीं रखनी कि ये ऐसा है यह ऐसा है, यानी कि बंधुत्व की भावना को बढ़ाना है। तो बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, यानी कि हम अपना अंगीकृत करते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, अधिनियमित कहते हैं, यानी कि अधिनियम हो रहा है, यानी कि लागू हो रहा है, अधिनियम करते हैं और आत्मर्पित करते हैं, इसको अपनी आत्मा से इसको स्वीकारते हैं। ऐसा हम भारत के लोगों ने किया। तो इस प्रकार के है, यह आपकी प्रस्तावना है। मैं ये बता रहा था भारतीय संविधान एक अधिनियमित संविधान है। इसका उदाहरण क्या है, आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यह प्रस्तावना का यह बात बताना होगा कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। यह भी आपसे पूछ लेगा कि यहाँ कौन से 3 शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इनकी जगह एक चौथा शब्द दे देगा तो उसको आपको, है ना, अभ्युदित दे दे मान लीजिए, तो आपको ध्यान रखना है कि वो शब्द यहाँ अपनी प्रस्तावना में है नहीं। आगे चलते हैं। तो ये प्रस्तावना में यही आशा करूंगा कि याद कर लेना है आपको और एक एक शब्द याद करना है। वो ऐसा भी पूछ लेगा आपसे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना इसके क्रम से है या नहीं है, और उल्टा सीधा लिख करके इनको कर देगा, तो आपको ये भी याद रखना है, यानी कि एक एक शब्द याद आपको होना चाहिए। ये भी आपसे क्वेश्चन बनता है कि ये ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो मौलिक अधिकार में भी है, नीति निर्देशक तत्व में भी है, मौलिक कर्तव्य में भी है और प्रस्तावना में भी है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, जैसे न्याय की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय आपका उद्देशिका में भी दिख रहा है, वहां नीति निर्देशक तत्व में भी लिखित है, ध्यान रखिएगा। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, जैसे बंधुता को बढ़ाने की बात यहां भी दिख रही है, मौलिक कर्तव्य में भी ये बात आपको दिखेगी। तो आपको ऐसी बातों को याद रखना है कि दोनों जगह क्या है। हालांकि मैं धीरे धीरे ये चीजें आप समझ जाएंगे, मैंने मौलिक कर्तव्य भी आपको कुछ दिन में बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक हम लोग ये समझ में आया यहाँ कि हमने जो भारतीय संविधान है इसका अधिनियम कब किया है, तो इसका अधिनियम हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को किया। आगे चलते हैं, संविधान की प्रकृति देखते हैं। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब स्टार्ट हो रहा है कि प्रकृति के संदर्भ में, और प्रीलिम्स में आपने यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं प्रकृति समझाना चाह रहा हूं, आगे तो इसको डीम में पढ़ाना ही है, लेकिन यहां भी मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो लिखित संविधान होता है उसमें कोई भी प्रकृति हो सकती है संविधान की। अच्छा, संविधान की प्रकृति कितनी होती है, एक तो होती है एकात्मक, एक संघात्मक, एक अर्धसंघात्मक। तो एकात्मक और संघात्मक को समझ लेंगे, फिर अर्धसंघात्मक आपको बिना समझे आ जाएगा। तो सबसे पहले एकात्मक और अर्धसंघात्मक क्या होता है, फिर ये आपको समझा दूं, फिर आपको आगे बात करूंगा। थोड़ा सा यहां समझने का प्रयास करिए एकात्मक और संघात्मक क्या होता है। चलिए मित्रों, आपको यहां ध्यान रखना है, जहां मैं पेन चला रहा हूं वहां ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखिए यहां लिखा हुआ है एक जो एकात्मक संविधान होता है मित्रों, उसमें क्या होता है कि देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में केंद्रीकरण होता है। क्या होता है, केंद्रीकरण होता है, यानी कि संपूर्ण शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, यानी कि केंद्र ही मजबूत होता है, राज्यों की कोई असलियत में औकात नहीं होती है। यानी कि इसका मतलब ऐसा समझेंगे कि जो राज्य होता है उनके पास यथार्थ स्वरूप में कोई भी शक्ति नहीं होती है, ठीक है ना। यदि बनाया भी जाता है राज्य को तो उसका एक ही मात्र उद्देश्य होता है। क्या होता है उद्देश्य, एकमात्र यह कि देश की जो व्यवस्था है वो सम्यक ढंग से बनी रहे, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था सम्यक ढंग से बनी रहे, इसी के लिए थोड़ा बनाया जाता है एकात्मक व्यवस्था में। एकात्मक व्यवस्था में केंद्रीकरण होता है, बस एक शब्द याद रखिए, और संघात्मक व्यवस्था में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। किसके मध्य होता है, संघ और राज्य के मध्य। संघ और राज्य के मध्य क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। बस ये आपको दो बातें याद रखनी है कि एकात्मक में केंद्रीकरण एक रहेगा तो एकात्मक में केंद्रीकरण, और जब तो संघात्मक सरकार का मतलब यही होता है कि संघ के स्तर पर और राज्य के स्तर पर दो सरकारें होना, और जब दो सरकारें होती हैं तो वहां क्या होना चाहिए, वहां शक्तियां विकेंद्रीकृत होती हैं, ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां और आगे बातें समझाता हूं, इतना आपको पढ़ा देता हूं पहले। एकात्मक सरकार में शासन का एक ही स्तर होता है, यानी कि एक ही स्तर रहता है केंद्र वाला, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। तो आपको बताऊं ब्रिटेन में शक्तियों का केंद्रीकरण है और एकात्मक व्यवस्था ब्रिटेन में है। कहां है, ब्रिटेन में, उदाहरण याद रखो। और केंद्र के पास सारी शक्तियां होती हैं, उदाहरण के लिए जापान और ब्रिटेन। अब दो, एक उदाहरण और मिला आपको, जापान, एक बताया मैंने ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में भी एकात्मक व्यवस्था, छोटा सा देश है, 4 द्वीप है वहां, है ना।
हॉन्शू हिकोकू इस प्रकार के 2-3 द्वीप हैं, तो उनको आप याद देख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ ये बताया कि जो एकात्मक व्यवस्था होती है वहां शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, और जो संघात्मक व्यवस्था होती है वहां राज्य और केंद्र के मध्य विकेंद्रीकरण होता है। यहाँ एकल सरकार होती है, यानी कि एक ही सरकार होती है, यहाँ विधायक को फिर चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार संघात्मक व्यवस्था में देखें, इस सरकार में 2 स्तरों की सरकार होती है, यानी कि एक तो राज्य के स्तर पर और एक केंद्र के स्तर पर। एक राज्य के स्तर पर, जैसे आपका मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश के स्तर पर, उत्तर प्रदेश राज्य है उत्तर प्रदेश के स्तर पर, राजस्थान राज्य है राजस्थान के स्तर पर, बिहार राज्य बिहार के स्तर पर, और एक होगी संघ सरकार, जैसे हमारी भारत सरकार है जिसमें आप प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार 2 स्तरों की सरकार होती है। संघात्मक सरकार के में शक्तियों का विभाजन केंद्र व प्रांत के बीच होता है, यानी कि जो संघात्मक सरकार रहती है उसमें जो शक्तियों का विभाजन है वो केंद्र व प्रांत दोनों के बीच होता है। उदाहरण के लिए भारत में, ऐसे ही यूएसए में भी है कि यूएसए में भी केंद्र में केंद्र को, यानी कि यूएसए को संयुक्त राष्ट्र संघ को तो है ही, उसके जो राज्य हैं उनको भी शक्तियां प्राप्त हैं, ध्यान रखिएगा। तो संघात्मक व्यवस्था। अब देखो आपको बताऊं, अब यहां एक बात और भी, 1-2 बातें और समझनी है कि एकात्मक सरकार में संविधान लिखित भी हो सकता है, यानी कि एकात्मक सरकार में लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में क्या है, अलिखित संविधान है, तो देख रहे हैं आप, लिखित भी हो सकता है एकात्मक में, ठीक है ना, लिखित भी हो सकता है। क्यों हो सकता है एकात्मक में? एकात्मक में लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, तो इंग्लैंड में आपको मैंने बताया अलिखित। लेकिन संघात्मक में यह अनिवार्य है कि वह लिखित होना ही चाहिए। संघात्मक सरकार में संविधान लिखित होना आवश्यक है, आवश्यक नहीं अनिवार्य है ना। क्या है? अनिवार्य है। यदि ये पेपर में ऐसा आ जाए कि एकात्मक सरकार में संविधान लिखित होना ठीक है ना, तो आप कहेंगे ठीक है, लेकिन संघात्मक सरकार में लिखित संविधान होना अनिवार्य है। जी बिल्कुल है, क्योंकि केंद्र और राज्य के मध्य में शक्तियों को विभाजन के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना आवश्यक है। क्या है? संघ और केंद्र में और उसमें शक्तियों के विभाजन के लिए कोई ना कोई संविधान होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। जब संविधान होगा तो दोनों के मध्य शक्तियां स्पष्ट विभाजित होंगी, वरना क्या होगा, केजरीवाल और मोदी की तरह होगा कि वो लड़ते रहेंगे दोनों लोग। यदि शक्तियां स्पष्ट नहीं होंगी तो लोग लड़ेंगे। मैं कल भी आपको लेक्चर में बता चुका हूं। इसलिए शक्तियों का विभाजन करना है, और विभाजन करना है तो एक डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए तो लिखित चाहिए, और लिखित चाहिए तो लिखित। वो चूंकि आप स्टाम्प की बात करते हैं, यदि आपके पास लिखित स्टाम्प होता है तो उसका क्या महत्व होता है? उसका महत्व ये तो यही होता है कि यदि कोई व्यक्ति पैसे नहीं दे रहा है तो आप बता सकते हैं कि देखिए लिखित कहा था, देना पड़ेगा। ऐसे ही आप शक्तियां यदि स्पष्ट बटी हो लिखित स्वरूप में तो आप ये कह पाएंगे कि भाई देखिए ये मेरी शक्ति है और मुझे बनाना है। इसलिए लिखित संविधान होना संघात्मक में जरूरी है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। एकात्मक सरकार छोटे देशों के लिए उपयुक्त होती है, इसी से आप इसके देशों को या उदाहरण याद रख सकते हैं। एकात्मक व्यवस्था छोटे देशों में बहुत ठीक होती है, लेकिन यदि बड़ा देश हो तो संघात्मक व्यवस्था होती है, यानी कि उपयुक्त रहती है। भारत छोटा देश है या बड़ा? बोलिए, बड़ा देश है। इसका मतलब कौन सी सरकार है? संघात्मक। यूएसए छोटा देश है बड़ा देश है? बताइए, बड़ा देश है। क्या है? संघात्मक सरकार है। जापान क्या है? छोटा या बड़ा? छोटा देश है। कौन सी सरकार है? एकात्मक। इंग्लैंड क्या है? छोटा सा देश है। कौन सी सरकार है? एकात्मक। यानी कि कंसेप्ट पता हो और पूछ ले 4 देश देकर के कि निम्नलिखित देशों में कौन सी संघात्मक व्यवस्था है या एकात्मक व्यवस्था है, बताइए 4 देशों के नाम। तो आपके दिमाग में यदि लॉजिक है तो आप बता सकते हैं, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि कुछ इसके अपवाद हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये दोनों चीजें हैं। अब देखिए आपको मैं बताता हूं यहां कि अपवाद क्या है यहां। तो अब देख लीजिए, यहां मैंने जो उदाहरण पहले बताए थे कि किन किन देशों में क्या क्या है, तो उसको एक बार देखिए आप। भारत, यूएसए एक बड़ा देश है, ठीक है, भारत ठीक है, फ्रांस छोटा देश है लेकिन लिखित संविधान है। समझ में आ रहा? फ्रांस छोटा देश है पर लिखित संविधान है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा देश है, लिखित संविधान है। जर्मनी, ऐसा आप देख सकते हैं। तो अब इन व्यवस्थाओं के बारे में हम लोग और आगे डीप में पढ़ेंगे, लेकिन अभी इतना ही फिलहाल। आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यहां संविधान की प्रकृति को समझा
कि देखिए जो संविधान हो सकता है, अर्धसंघात्मक क्या होता है सर? देखिए एकात्मक क्या होता है? जिस देश में शक्तियों का केंद्रीकरण हो और एक स्तर पर सरकार हो, केंद्र के स्तर पर, उसे एकात्मक व्यवस्था। जिसमें केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकार हो, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो, वहां होती संघात्मक। जहां कुछ स्तर पर केंद्रीकरण हो, कुछ स्तर पर विकेंद्रीकरण हो, यानी कि कुछ कुछ कानूनों के मामले में केंद्रीकरण हो और कुछ कुछ कानूनों के मामले में केंद्रीकरण। जैसे कि उदाहरण बता दीजिए सर, सुन लीजिए तो फिर उदाहरण आपको बता ही दीजिए। तो इसका मतलब ये देखो, जैसे कि पुलिस हुआ, रक्षा हुआ, सेना हुआ, ऐसे विषयों में यदि केंद्रीकरण है और बाकी सामान्य विषयों में विकेंद्रीकरण है तो ऐसी व्यवस्था को अर्धसंघात्मक व्यवस्था हम कह सकते हैं। लेकिन भारत को भी एक तो लोगों ने ये कहा कि ये अर्धसंघात्मक व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ संविधान सभा की प्रारूप समिति, अंबेडकर जी, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह स्वीकार किया कि नहीं, भारत एक संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। किस वाला? संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। और भारत का जैसा संविधान है वैसा विश्व में हूबहू कहीं भी संविधान नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। तो हमारा संविधान संघात्मक प्रकृति का है। हालांकि एकात्मक, संघात्मक, अर्धसंघात्मक, इसको डिटेल्स में आगे पढ़ना है, लेकिन टॉपिक्स के थोड़े थोड़े शब्द इधर उधर आते रहते हैं तो हमें समझना होता है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं। तो आप समझे कि यहां कोई भी प्रकृति हो सकती है लिखित संविधान में, कि एकात्मक भी, संघात्मक भी, अर्धसंघात्मक भी, लेकिन अलिखित संविधान सदैव एकात्मक प्रकृति ही हो सकती है। यानी कि जिस देश में अलिखित संविधान होगा वहां एकात्मक प्रकृति होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो केंद्र है, शक्ति लिखो ना लिखो तो किसके पास होगी? केंद्र के ही पास। यानी कि केंद्र एक ही व्यवस्था है, केंद्रीकृत व्यवस्था है, केंद्र के ही पास सभी शक्तियां हैं। तो लिखित हो अथवा ना लिखित हो, सब है तो केंद्र के ही पास ना, ध्यान रखिएगा। एक बात और बताएं, जब लिखा ही नहीं होगा शक्तियां, क्या जब शक्तियां लिखेगा ही नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय किस चीज की व्याख्या करेगा वहां का? किसी की भी नहीं। लिखा ही नहीं है कुछ तो व्याख्या किसकी करोगे आप? ठीक है ना? तो सर्वोच्च न्यायालय वहां मजबूत नहीं होता है जहां अलिखित संविधान होता है। वहां सर्वोच्च विधायिका होती है। विधायिका मतलब जो कानून का निर्माण बनाती है, वो जो कानून बना देगी तो बना लेगी। ठीक है? तो वहां न्यायालय नहीं होता है। लिखित संविधान में यानी कि सर्वोच्चता सदैव ही न्यायपालिका में रहती। क्यों? क्योंकि लिख के दे दोगे कि ये कानून है तो उनकी व्याख्या संविधान के आधार पर कर पाएगा न्यायालय। लेकिन यदि लिखा ही नहीं है तो क्या करेगा न्यायालय? कुछ नहीं करेगा। कैसे देखेगा? लिखा ही नहीं है भाई, है ना? तो सर्वोच्च विधायिका होती है कहां? जहां पर अलिखित संविधान होता है। जहां लिखित होता है वहां कौन होता है? वहां न्यायपालिका होती है। तो भारतीय न्यायपालिका क्यों थोड़ी सी आपको लगता है कि मजबूत है और सरकार की भी नहीं सुनती है? इसलिए क्योंकि सरकार से भी नहीं डरती है, ऐसा कह सकते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ संविधान लिखित है और हमारी न्यायपालिका को संविधान शक्ति प्रदान करता है, पैसे प्रदान करता है, स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसलिए, है ना? और सर्वोच्च विधायिका होती है कहाँ? वहां जहां अलिखित संविधान होता है। ब्रिटेन में इसी प्रकार की व्यवस्था है कि वहां जो विधायिका है वही सर्वोच्च है। ठीक है ना? तो हमारे यहाँ यदि कहते हैं हमारे यहाँ संप्रभु संसद है, विकल्प बन जाए भारत में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार करें। भारत में संप्रभु संसद है, भारत में संप्रभु प्रधानमंत्री हैं, भारत में संप्रभु संसद है। ठीक है? भारत में संप्रभु संविधान है, भारत में संप्रभु जनता है। क्या चुनोगे विकल्प? इसमें सबसे सटीक उत्तर होगा भारत में संप्रभु जनता है। दूसरे नंबर पर सटीक विकल्प होगा भारत में संप्रभु संविधान है। यदि इन दोनों के मध्य में विकल्प रहे और सर्वोत्तम विकल्प को चुनना पड़े तो जनता को चुनिएगा सदैव, क्योंकि हम भारत के लोग संविधान बनाते हैं फिर संविधान आता है। यानी कि पहले लोग आते हैं और फिर संविधान आता है। सदैव ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है ना? तो कभी भी ऐसा रहे तो जनता सबसे इंपॉर्टेंट होती है लोकतंत्र में। जनतंत्र, लोकतंत्र, अंतिम शक्ति किसके पास है? सरकार उत्तरदायी है संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति या जनता के प्रति। तो पहला सबसे सही उत्तर होगा जनता के प्रति, द्वितीय उत्तर होगा संसद के प्रति, तृतीय उत्तर होगा लोकसभा के प्रति।
सॉरी, जब ऐसा रहेगा कि लोकसभा उत्तरदायी है तब तो आपको पहले नंबर पर आपको चुनना पड़ेगा कि सॉरी मंत्री परिषद उत्तरदायी है तो आपको चुनना पड़ेगा लोकसभा के प्रति। द्वितीय रहेगा यदि लोकसभा नहीं विकल्प मंत्री परिषद के लिए तो आपको चुनना पड़ेगा संसद के प्रति, और संसद भी नहीं हो यदि कहते जनता के प्रति तो जनता के प्रति होगा, है ना। तो कुल मिलाकर के मैं ऐसा बताना चाह रहा हूं कि जनता सर्वोच्च है अपने यहाँ, ठीक है ना। तो सर्वोच्च क्या है? जनता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, इन सभी क्वेश्चनों पर मैं आगे क्वेश्चन लाऊंगा इस टाइप से और आगे वार्तालाप करूंगा, तो भी ध्यान रखिएगा। संवैधानिक प्रावधानों की बात कर लेते हैं। नम्य व अनम्य दोनों प्रकार के प्रावधान, है ना। नम्य व अनम्य दोनों प्रकार के प्रावधान हो सकती हैं लिखित संविधान में। जैसे कि नम्य प्रावधान का मतलब होता है कानून को संशोधन करने की जो प्रक्रिया हो या बहुमत का जो प्रकार हो वो सरल हो तो वो नम्य हो जाता है, और जब कानून को संशोधन करने का स्थिति कठिन हो तो वो अनम्य हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही लेकिन यहाँ क्या होता है? सदैव नम्य ही यानी कि सरल ही रहता है। कहाँ? अलिखित संविधान वाले में। चूंकि अब देखो संसद के पास शक्ति है, ठीक है ना, तो संसद कुछ भी बना ले, इसलिए वहां अनम्य ही रहते हैं अधिकतर, यानी कि नम्य ही रहते हैं। और भारत जैसे देशों में या जहां लिखित संविधान होता है, चूंकि वहां संघीय व्यवस्था है, केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पर शक्तियां हैं। यदि हम अब संसद को असीमित शक्ति दे देंगे संसद को कि आप किसी भी चीज शक्ति में परिवर्तन कर लीजिए अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, तो वो राज्यों की शक्ति भी हमारे यहाँ केंद्र स्वयं हड़प लेगा। क्या करेगा? स्वयं हड़प लेगा, यानी कि स्वयं हथिया लेगा, स्वयं उसको प्राप्त कर लेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे आपको मैं समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्दों का अनुप्रयोग करता हूं जो कि सामान्य होते हैं और क्षेत्रीय होते हैं, परंतु उसके बाद में कुछ अच्छे शब्दों का अनुप्रयोग करता हूं। इसमें ऐसा इसलिए करता हूं जिससे कि आप समझ भी जाएं और आपकी भाषा की गुणवत्ता भी समुचित स्वरूप में बनी रहे। आगे चलते हैं। तो मैंने देखा यहां बताया आपको कि संवैधानिक प्रावधान में नम्य और अनम्य दोनों हो सकती हैं, यानी कि संशोधनीयता कठिन क्यों होती है बताइए लिखित संविधान में? क्यों? क्योंकि राज्यों को शक्तियां, ध्यान रखिएगा, सदैव ही नम्य प्रावधान रहेंगे जहां अलिखित होगा। चूंकि वहां शक्ति का सर्वोच्च एक ही है केंद्र, तो वहां तो अनम्य ही नम्य ही रहेगा, क्योंकि तुरंत बदलाव कर लो। चलिए, अब तो आपने देखा, ये आपने समझा। आगे चलते हैं। अब हम लोगों को ये तो देख लिया लिखित संविधान क्या है, अलिखित संविधान क्या है। अब हम लोगों को एक नया टॉपिक से यहां से स्टार्ट करना है, और अब हम लोग नया टॉपिक से यहां से स्टार्ट करने वाले हैं। कोई देश लिखित संविधान क्यों अपनाता है, यानी कि लिखित संविधान कोई देश क्यों अपनाता है, और इसके मध्य में एक और उत्तर छुपा हुआ है कि भारत ने लिखित संविधान क्यों अपनाया है। तो यहां से हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, जो संघीय व्यवस्था वाले देश होते हैं, संघीय व्यवस्था का मतलब आप समझिए कि संघीय व्यवस्था जहां केंद्र और राज्य दो होते हैं, तो संघीय व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था का मतलब एक ही है, जहां केंद्र हो और राज्य हो। तो संघीय व्यवस्था वाले देश केंद्र एवं राज्यों के मध्य स्पष्ट शक्तियों का वितरण बना रहे, वरना लड़ेंगे, है ना, और स्पष्ट कार्यों का निर्धारण बना रहे। इसलिए संघीय व्यवस्था जिनको देशों को अपनानी होती है, उनको लिखित संविधान भी अपनाना होता है। यानी कि कभी आपसे पेपर में स्टेटमेंट बन जाए कि लिखित संविधान संघीय व्यवस्था वाले देशों के लिए यह अनिवार्य है कि वह लिखित संविधान अपनाएं, तो हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यक है। क्योंकि यदि नहीं अपनाएंगे तो वो लिख हो ही नहीं पाएगा संघीय व्यवस्था, लड़ाई होगी हर दूसरे दिन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। यहां आप देख रहे हो, यहाँ चूंकि ऐसा संविधान है, यहाँ मोदी जी भी इस फोटो में हंस रहे हो, केजरीवाल जी भी हंस रहे हैं। वो इसलिए हंस रहे हैं कि दोनों की शक्ति स्पष्ट है। यदि स्पष्ट कहीं जब अस्पष्टता आने लगती है दोनों में, तो दोनों लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा है, ध्यान रखिएगा। अब दूसरा तो आपको समझ में क्या आया, जैसे भारत में क्या किया गया है। अब आपको उदाहरण बताना है कि भारत में कैसे शक्तियां विभाजन की गई हैं, तो उसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। भारत में जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची के माध्यम से यह बताया गया है कि 7वीं अनुसूची के माध्यम से यह किया गया है कि इसमें 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। इसकी बात मैंने कल भी की थी। संघ सूची पर संघ यानी कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची
इस पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। और जो समवर्ती सूची होती है इसमें ऐसे विषय सम्मिलित होते हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मैंने एक बात और वहां बताई थी, मैं आपको बता रहा हूं तो याद रखना है कि जो राज्य सूची होती है इस पर राज्य कानून बना सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इस पर केंद्र भी कानून बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अनुच्छेद 249 के तहत समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन यदि दोनों का एक जैसा कानून हो और सर्वोच्चता किसको प्रदान की जाए तो केंद्र के कानून को सर्वोच्चता प्रदान की जाती है। संघ सूची पर केवल व केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है और वही बना सकती है। तो ऐसा लिख दिया जाए आपके एक विकल्प में कि संघ सूची के विषय पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, तो यह सही विकल्प होगा। आगे अवशिष्ट जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं लिखे हैं और धीरे धीरे नए नए विषय आते जा रहे हैं, तो वो विषय किसके उन विषयों पर कौन कानून बना पाएगा? तो उन विषयों पर भी केंद्र ही कानून बनाएगा। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? केंद्र में निहित हैं। तो हमने 7वीं अनुसूची के माध्यम से संघ सूची, राज्य सूची, ये सभी सूचियां बना करके हमने यहां विषयों को बांट दिया है कि इन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, इस पर राज्य बनाएगा, इस पर यह बनाएगा। जैसे कि कृषि पर राज्य सूची का विषय है, राज्य कानून बनाते हैं, ठीक है ना। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, पहले राज्य सूची का था, बाद में समवर्ती का हो गया। तो समवर्ती पर केंद्र और राज्य शिक्षा पर दोनों पर बना सकते हैं। याद रखने के लिए मैं बता दूं, नई शिक्षा नीति पर किसने कानून बनाया है? केंद्र ने बनाया है। लेकिन राज्यों में आपने ऐसा क्यों सुना कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, ऐसा ये बोर्ड का संचालन है ही क्यों? इसलिए है क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। ऐसे उदाहरणों से यदि याद रखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। कृषि पर चूंकि किसी की क्षेत्रीय परिस्थितियां होती हैं, राज्य स्तर पर भिन्न भिन्न परिस्थितियां होती हैं, इसलिए कृषि चूंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां हैं, इसलिए यह राज्यों का विषय कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा। आप मुझे सर्च करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जेल किस सूची का विषय है, जेल किस सूची का विषय है, राज्य सूची, समवर्ती सूची या किस सूची का। चलिए आगे चलते हैं। यूएसए में प्रत्येक राज्य का अपना एक लघु संविधान होता है, यानी कि यूएसए में अपने राज्य का संविधान होता है और केंद्र का अलग होता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि राज्य वहां समझौते के आधार पर बने हुए हैं। भारत के राज्य समझौते के आधार पर नहीं बने हुए हैं, भारतीय राज्य निष्ठा के आधार पर और विश्वास के आधार पर बने हुए हैं। जब समझौते के आधार पर बनेंगे तो समझौता, जैसे कि दो लोगों के मध्य समझौता होता है तो स्टाम्प बनाया जाता है कि भाई स्टाम्प हमारे सबूत के तौर पर कार्य करे। वैसे ही केंद्र वहां चूंकि राज्य समझौते के आधार पर बनाए गए हैं यूएसए में, तो यूएसए में लिखित उनका है कि भाई राज्य की ये शक्तियां हैं और केंद्र की ये शक्तियां हैं, दोनों अपनी अपनी शक्तियों के आधार पर क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। तो इस प्रकार का है। तो ये आपको समझ में आया होगा। यानी कि लिखित संविधान कैसे देश को अपनाना चाहिए? संघीय व्यवस्था देश को अपनाना चाहिए। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाया तो हमने क्या ऐसा किया? जी हाँ, बिल्कुल, हमने लिखित संविधान तो अपनाया ही है। इसकी स्पष्ट शक्तियों का वितरण भी किया 7वीं अनुसूची में। एक करंट में टॉपिक्स बार बार रह रहा है, आप लोगों को बताऊं कि 7वीं अनुसूची में समय के अकॉर्डिंग बदलाव कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क है। तो पक्ष और विपक्ष में आपको ऐसा लिखना है कि 7वीं अनुसूची में क्यों बदलाव कर लेना चाहिए और 7वीं क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखो, इसके अधिकतर यही है कि 7वीं अनुसूची में आपको ऐसे ही तर्क देना चाहिए कि बदलाव करना चाहिए कि कई सारे विषय ऐसे रहे हैं कि जिन पर वो विवाद व्युत्पन्न हुआ है कि यह इस पर राज्य को बनाना है या केंद्र को। तो एक बार इसकी समीक्षा की जाए, ऐसा निष्कर्ष लिखना है कि समीक्षा की जा सकती है। दूसरा कि नए नए जो विषय आ रहे हैं उन पर कौन कानून बनाएगा। और कुछ ऐसी भी असफलताएं रही हैं कि जो लगा है कि कभी समय समय पर हमें ऐसा भी लगा है कि कुछ हमने, जैसे कि शिक्षा हमें लगा तो हमने राज्य सूची से समवर्ती में ले लिया। इसी प्रकार अभी भी और इसी प्रकार के कानून हैं जिनको हमें, कुछ विषय हैं जिसको इधर उधर करना होगा, यानी कि सूचियों में परिवर्तन करना होगा, तो समीक्षा करनी होगी। इसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो लेक्चर लाऊंगा, करंट सीरीज चलाऊंगा अभी कि पॉलिटी की करंट सीरीज के जो मुद्दे रहेंगे तो उनको मैं चलाऊंगा, तो उसी में आपको इस विषय के बारे में बात करूंगा। तो 7वीं अनुसूची में बदलाव होना चाहिए अथवा नहीं, इसको मैं करंट में लेकर के आऊंगा। अभी थोड़ा सा मैंने इसलिए बता दिया कि आपको याद रहे तो आप लिख सके पास में कि ये इस पर भी होगा। यूएसए में प्रत्येक राज्य का अपना संविधान होता है, ये हो ही क्या, आगे समझाता हूं आपको। अब देखो और क्यों जरूरी है लिखित संविधान। यदि लिखित संविधान नहीं होगा तो एक संविधान, इसलिए लिखित संविधान की आवश्यकता है कि हमारे यहां देश में सरकार के तीनों घटकों के मध्य शक्ति पृथक्करण व संतुलन, यानी कि शक्ति का पृथक्करण। अच्छा, देश में सरकार के 3 घटक क्या होते हैं सर? सरकार के 3 घटक होते हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका।
कल मैंने डिटेल्स में ये तीनों चीजें समझाई थी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका शक्ति पृथक्करण क्या होता है। मैंने बताया था मॉन्टेस्क्यू ने ये सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। अब आपको बताते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का मतलब यह है कि राज्य के सुशासन का एक यानी कि राज्य के सुशासन का एक प्रादर्श मॉडल है, यानी कि आदर्श मॉडल है शक्तियों के पृथक्करण। यानी कि यदि आपको समुचित तरीके से और अच्छे तरीके से राज्य को संचालित करना है तो ये मॉडल आपको अपनाना पड़ेगा। शक्तियों के पृथक्करण के लिए राज्य को भिन्न उत्तरदायित्व वाली कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है, यानी कि अलग अलग शाखाओं में इसे अलग अलग कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। शक्तियों और वो क्या है तीनों, एक तो कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। इन तीनों अंगों, ये सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर देते हैं हम लोग। जैसे कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया। ये इस क्वेश्चन बार बार मेंस में आता है आपका, ये शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत से अभी मैं यहाँ लाया हूँ, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ही। तो ये आपको इसका नाम याद रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए काम आएगा कि शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत को फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया। उनके अनुसार राज्य की सरकार को 3 भागों में, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बांट देना चाहिए। ऐसा यह सिद्धांत राज्य को सर्व अधिकारवादी होने से बचाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, किस चीज से बताता है कि एक व्यक्ति, एक संस्था सभी प्रकार की शक्तियां ना ले, क्या ना करे, सभी प्रकार की शक्तियां ना ले, और इसी के उद्देश्य से ऐसा किया जाता है कि उसकी शक्तियां बांट दी जाती हैं। जैसे कि आप देखें, एक पिता के 3 भाई हैं और 3 भाई को एक एक चीज दे दी जाए तो वो ढंग से करेंगे। यदि एक को ही दे दिया जाए तो वो दोनों को जूते मारेगा और निकाल देगा। इसलिए ऐसा तानाशाही व्युत्पन्न ना हो सके, कोई तानाशाह ना बन सके, अपने सत्ता ना हथिया सके, इसलिए यह किया जाता है। जैसे कि वरना कोई एक जो भी प्रधानमंत्री रहेगा वो अपनी सभी शक्तियां हथिया लेगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, ये हम लोगों ने समझा कि तीनों, यानी कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के मध्य स्पष्ट शक्तियों का बंटवारा हो। मैंने आपको ये कल बताया था कि आपके सीधे तौर पर आपके सिलेबस में लगा है, तो सिलेबस में भी देख लीजिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एकदम स्पष्ट तौर पर आपको यहां दिख जाएगा, और आपको मैं एक बार समझा दे रहा हूं, इसलिए मैं साथ साथ में पढ़ाते जाता हूं, तो ध्यान रखिएगा। देखो ये क्या लिखा है कि विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। विभिन्न घटकों का अभिप्राय यहाँ कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका से ही है कि तीनों के मध्य शक्तियों का पृथक्करण। क्यों जरूरी है शक्तियों का पृथक्करण? क्योंकि एक कोई तानाशाह ना हो जाए, एक कोई शक्तियों को ना ले पाए और शक्तियों का दुरुपयोग ना कर पाए, संतुलन बना रहे, इसलिए शक्तियों को सभी तीनों को लिए दिया गया है। एक कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। मैंने ही बताया आपको, मैं संघ और राज्य के कार्य और उत्तरदायित्व की बात कर रहा हूं, बार बार संघीय ढांचे से संबंधित विषयों की बात कर रहा हूं कि केंद्र और राज्य। तो केंद्र और राज्य के मध्य में क्या चुनौतियां होती हैं, क्या होता है इसमें। स्थानीय स्तर पर जो सरकार होती है, स्थानीय पंचायती राज्य व्यवस्था को हम लोगों ने अपनाया है, तो उसकी भी बात है यहाँ कि उसमें भी वित्त के हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां लेकर के क्या होता है। तो ये जो सिलेबस है, हमने 3 टॉपिक्सों के सिलेबस को बार बार देखा अभी, ध्यान रखिएगा। यह एक चौथे नंबर का टॉपिक सी है, भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। हम बार बार तुलना यहां करके बता रहे हैं कि ब्रिटेन में क्या है, भारत में क्या है, इंग्लैंड में क्या है। थोड़ी थोड़ी समझदारी इस टॉपिक्स के बारे में भी आप लोगों को बन ही रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इन चारों टॉपिक्स की थोड़ी थोड़ी समझदारी अभी आपको बन रही है। अगले 10 लेक्चर में इनकी समझदारी आपको काफी बढ़ जाएगी, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, एक एक क्रम से फिर आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, एकदम कंसेप्ट आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं। इसका मतलब ये कि शक्तियों का पृथक्करण बना रहेगा और कोई सरकार तानाशाह नहीं हो सकी, इसलिए लिखित संविधान होना चाहिए, लिखित शक्तियां स्पष्ट होनी चाहिए। लिखित शक्तियों का मैंने कल आपको बताया था कि अनुच्छेद 50 में लिखा है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 121 में कि जो न्यायपालिका है उसके कार्यों की चर्चा संसद में नहीं होगी। ऐसे मैंने अनुच्छेद 122 में बताया कि संसद के कार्यों में न्यायपालिका ही भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये अनुच्छेद 50, 121 और 122 ये रटे होने चाहिए, ये बात कल भी कही थी आपको, ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च विधि का निर्धारण लिखित व स्पष्ट रहता है, यानी कि जो हमारे यहाँ की विधियां हैं, यदि लिखित संविधान हो तो उनका स्पष्टीकरण रहता है। भाई ये काम इसका है, ये काम इसका है। जैसे संविधान की व्याख्या करना किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का। कानून बनाना किसका काम है? विधायिका का।
उसको लागू करना किसका काम है? न्यायपालिका, सॉरी कार्यपालिका का। तो मैंने स्पष्ट बताया कि कार्यपालिका का काम क्या है? कानून को लागू करना। कानून का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। कानून को बनाता कौन है? विधायिका। ये बातें हमने बता चुके हैं। यदि आपको कभी लगे कि हमने कुछ इधर उधर बोल दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ये बात बता सकते हैं, ठीक है ना। हो सकती है मुझ पर भी जल्दी जल्दी में कोई गलती हो जाए तो आप बता सकते हैं, उसको मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये सही है, ठीक है ना। ओके, तो यहां हम लोगों ने देखा ऐसा। आगे चलेंगे। अब देखिए आपको जो मैंने बताया कि शक्ति का पृथक्करण क्या है, देखिए इसको सिलेबस में भी लगाया, इससे क्वेश्चन भी बना है। 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन बना। अब आपको देखो इतना पढ़ने के बाद क्या क्वेश्चन समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है तो इससे बहुत लाभ हो रहा है। यानी कि आपको इतना 10-15 मिनट सुनने के बाद यदि थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 5%, 10% क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी लाइन पर हैं आप कि आगे जाकर के एक टॉपिक जब पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन भी लिख पाएंगे। ये बात है। यहां लिखा है क्या आपके विचार में भारत का संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है? यानी कि हमारे यहां कठोर स्वरूप में शक्तियों के पृथक्करण को स्वीकार किया गया है या नहीं, बल्कि यह नियंत्रण व संतुलन के आधार पर आधारित है। तो जी आपको कहना है कि अब यहीं से स्टार्ट करना है। फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा बेहतर राज्य व्यवस्था को संचालित करने के उद्देश्य से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की परिकल्पना की गई। भारत में यूएसए के भांति कठोर शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को तो नहीं अपनाया गया है, परंतु नियंत्रण व संतुलन के साथ संविधान के उसको अपनाया गया है। अब आपको क्या करना है, फिर वहां वर्गीकरण करके एकदम लिखना है कि ये हमारे यहां है। चूंकि फिर आपको बताना है भारत में विधायिका से ही कार्यपालिका का सृजन होता है और कार्यपालिका और विधायिका के सदस्य एक ही रहते हैं, इसलिए यहां इन दोनों के मध्य स्पष्ट और सुस्पष्ट वर्गीकरण नहीं रहता है। दूसरा आप कहेंगे कि हालांकि अपेक्षा न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका में वर्गीकरण थोड़ा स्पष्ट है। फिर आप कहेंगे हालांकि यहां ऐसे भी हैं कि कार्यपालिका के द्वारा भी विधायिका का कार्य किया, न्यायपालिका का कार्य किया जाता है। जैसे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, कि राष्ट्रपति क्षमादान करते हैं तो उसकी जो शक्ति है वो असलियत में न्यायपालिका का काम है, लेकिन राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय के लिए न्यायपालिका भी ऐसा आदेश दे सकती है जिसके तहत वो कानून की विधि के समान ही होता है। जैसे कि पटाखों को बैन करो क्योंकि ये दिक्कत कर रहे हैं, ऐसा कहना, पटाखों को बैन करने का आदेश देना का मतलब होता गया कि पटाखों की आपने कानून बना दिया है। तो ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ कुछ कार्य ऐसे कर देता है। तो कुल मिलाकर के भारत में कठोर शक्ति पृथक्करण को तो ना अपना करके नियंत्रण व संतुलन के शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है, और जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था की सुंदरता, विशिष्टता और इसके जीवंतता को प्रदर्शित करता है। और इसी का परिणाम है कि आज 75 साल बाद भारतीय संविधान यथावत पुरातन से अभिनव बना हुआ है। बस ऐसा आप निष्कर्ष लिख दीजिए। तो मैंने लगभग आपको उत्तर बोल करके बता दिया है। अब अभी तो मुझे भी कुछ चीजें कंटेंट यहां मिस हो रहा था कि मुझे भी याद नहीं था, लेकिन जब आपको मैं पढ़ाऊंगा ना तब आपको इस टॉपिक्स पर आप स्वयं से भी लोग लिख पाएंगे और लिख करके यहाँ कंटेंट लाऊंगा तो है। तो इस प्रकार आपको इंट्रो मेंस ये सभी लिखना है, ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा कि सर्वोच्च विधि का लिखित व स्पष्ट रहता है जिससे विधि का शासन की स्थापना की जा सकती है, यानी कि स्पष्टीकरण रहे, शक्तियों का पृथक्करण रहे। अब देखो आपकी समझदारी बन गई शक्ति पृथक्करण पर। क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा 10%। आगे चलते हैं। अब देखो आपको और भी क्वेश्चन समझाता हूं। देखो क्या होगा एक और क्वेश्चन शक्ति पृथक्करण का समझो आप लोग। ये 2020 का क्वेश्चन है, मैं अभी लाया हूं। आप लोग कहेंगे 50 साल पुराने लिए, इसलिए मैं ज्यादा पुराने क्वेश्चन लाया नहीं हूं, आए तो और भी ये, लेकिन जब मैं ये टॉपिक्स पढ़ाऊंगा तब मैं ये लाऊंगा, ध्यान रखो। यहां लिखा है कि न्यायिक विधायन, अभी जो मैंने उदाहरण दिया था वो न्यायिक विधायन का ही था। जैसे कि न्यायपालिका द्वारा विधायन कर देना, विधि का निर्माण कर देना, जैसे पटाखे बंद करो, ठीक है, जहां पर्यावरण हो रहा है ये सब करो। कोविड में न्यायालय द्वारा कहा गया कि इन लोगों को यदि तुम सुरक्षा नहीं दोगे तो फिर मैं सक्रिय होऊंगा,
उदाहरण हो गया। अभी मणिपुर के मामले में भी न्यायालय ने यही कहा था कि भारत सरकार को इस मुद्दे को तुरंत देखना चाहिए, वरना मैं अब सक्रिय होऊंगा। तो इस प्रकार का मतलब यह है कि न्यायपालिका कार्यपालिका का काम करने वाला, विधायिका का कार्य करने वाला है। और जब मुद्दों को करता है न्यायालय कि भाई पटाखे को बैन करो, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, गंगा के लिए उसने आदेश दे दिया कि गंगा की सफाई करो, तो यह न्यायिक विधायन हुआ। क्या हुआ? न्यायिक विधायन हुआ। तो न्यायिक विधायन भारतीय संविधान में परिकल्पित शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपक्षी है, यानी कि विपक्षी है, उल्लंघन है। न्यायिक विधायन शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है। न्यायपालिका कार्य विधायिका का कार्य कर रही, गलत है, ठीक है ना? तो ये गलत है। इस संदर्भ में कार्यपालक अधिकारों को दिशा निर्देश देने की प्रार्थना करने संबंधी के कार्यपालक अधिकरणों को, कि जो कार्यपालिका के कार्य हैं जिनको करना है, उनको जो दिशा देने की प्रार्थना करने संबंधी बड़ी संख्या में दायर होने वाली, यानी कि अब देखो क्या है यहां एक चीज और जोड़ा गया है कि यहां एक और टॉपिक्स को जोड़ा गया है। अब कह रहे हैं लोकहित याचिकाओं का न्याय औचित्य सिद्ध कीजिए। लोकहित याचिका का मतलब होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका का मतलब आप जानते हैं ये कि मैं एक अपने किसी विषय को चाह रहा हूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो तो ठीक ही है। जैसे कोई वंचित वर्ग है, उसकी कोई अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जैसे बच्चों को कारखाने में काम करवा रहा है, उनके अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो मैं चाहूं, आप चाहें तो उनके केस को लेकर के जा सकते हैं, और उसी को कहते हैं जनहित याचिका। चूंकि जनता का हित है, बच्चों का हित है, इसको कहा जाता है जनहित याचिका, PIL, ठीक है ना? ये लिखा है पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशंस, देखो PIL, ठीक है ना? तो इसको जो ये दिए जा रहे हैं, इसके औचित्य को सिद्ध कीजिए। अब इसके संदर्भ में ये है कि देखो जो हमारी यहाँ जनहित याचिकाएं हैं, वो कई बार क्या होता है कि मतलब सामान्यतः ऐसे ज़्यादा जनहित याचिकाएं होती जा रही हैं, तो न्यायालय को भी दिक्कत आती है। तो कई सारी इनके संदर्भ में कोई बेहतर विधायन बनाना, ये सभी की बातें हो रहा है। क्या ये जो ऐसा, चूंकि हम न्यायपालिका से याचना करते हैं, न्यायपालिका फिर क्या करती है, उसके लिए आदेश देती है, नहीं ऐसा करिए, तो करिए का मतलब ये कि करना ही पड़ेगा, यदि नहीं सुनोगे तो दिक्कत है। तो हालांकि ये अच्छे उद्देश्य के हित से है, तो सही है, देश के और लोकतंत्र की यही है, क्योंकि लोकतंत्र में लोकहित ही सर्वोपरि है, और इसलिए न्यायिक विधायन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन अवश्य करता है। लेकिन भारतीय संविधान की आत्मा जनतंत्र के हितों को संरक्षण करता है, और वैसे भी भारतीय जनतंत्र नियंत्रण और संतुलन के शक्ति पृथक्करण को बनाया है। इसलिए हमें जनतंत्र के हित में यदि इस प्रकार के विधायन करना पड़े तो यह संपूर्ण है। लेकिन यहाँ न्यायपालिका को भी अपने कार्यों और विषयों पर समीक्षा और ध्यान देकर के ही आगे बढ़ना होगा। तो इस टाइप से आपको यहाँ बतानी होती है कि भाई न्यायपालिका भी अपने हिसाब से करे, चूंकि जनहित ही हमारा मूल उद्देश्य है, तो कर सकते हैं ऐसा काम, ऐसा नहीं है, दिक्कत नहीं है। लेकिन न्यायपालिका को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, फिर विधायिका में प्रॉब्लम करेगा वो, ध्यान रखिए। तो ये क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल पर क्वेश्चन आ रहे हैं मिला करके, मैंने क्या बताया था, जनहित याचिका, ठीक है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायपालिका और कार्यपालिका, कितनी चीजों को जोड़ करके बनाया है। कार्यपालिका का मतलब राज्य व्यवस्था, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जनहित याचिका और शक्ति पृथक्करण, 4 टॉपिक्स को मिलाकर के एक क्वेश्चन आया है। इन क्वेश्चनों तक पहुंचने के लिए आपको समझ की आवश्यकता है, और इसलिए मैं समझ विकसित करवा रहा हूं कि मित्रों आप समझ विकसित करें और समझें। आगे चलते हैं। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। अभी मैंने कहा यहाँ मोदी जी और ये मुस्कुरा रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन, 2018 का 19 का, हाँ 18 का नहीं 19 का क्वेश्चन है ये जो मैं बता रहा हूं, कि क्या उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिल्ली के उपराज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को निपटा सकता है। जैसे क्या हुआ कि अभी कुछ विषयों को लेकर के उपराज्यपाल जो कि केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त किए जाते हैं दिल्ली में, और एक जो निर्वाचित सरकार होती है जो कि केजरीवाल जी की होती है, ठीक है, इन दोनों लोगों की जो ये सरकार होती है, अब इनके बीच दिक्कत होती रहता है कुछ कुछ विषयों को लेकर के, जैसे पुलिस अधिकारियों के तबादले, ऐसे विषय हैं इनको लेकर के प्रॉब्लम आती रहती है, विवाद होते रहता है। तो उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था इसके संदर्भ में, तो वो निर्णय जो दिया
वह निर्णय के माध्यम से इनकी यह जो समस्या है क्या वह दूर हो सकती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ दोनों को। तो क्या क्या चीजें मिला करके पूछ रहा है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, ठीक है ना, संघ सरकार और उपराज्यपाल, तीन तीन चीजों को मिला करके पूछ रहा है। इसका मतलब ये कि आपको पढ़ करके कंटेंट को उपयोग करके उत्तर लिखना सीखना है। आपको हूबहू रटा हुआ उत्तर कोई नहीं देगा, ना हो पाएगा। आपकी समझदारी विकसित करवाई जा सकती है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि क्या सोचें, मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे सोचें, ठीक है। क्या सोचेंगे ये तो आपके ऊपर है, लेकिन कैसे सोचना है यह मैं बता रहा हूं कि इन उत्तरों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये विचार मेरा नहीं है, किसी और का विचार है, तो आगे आपको पता चल जाएगा कि किसका विचार है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप लोगों को मुझे लगता है समझ में आया होगा, क्योंकि स्पष्टीकरण रहे, विधियां रहे, तो क्यों हमारे यहाँ जरूरी है। हमने देखा कि मानवाधिकारों की सुरक्षा जैसे भारतीय न्यायपालिका सर्वोच्च विधिक संरक्षण की भूमिका निभाती है। देखो, मानव के अधिकारों की भी सुरक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास लिखित संविधान हो। हम लोग लिखित नहीं होता, यदि हमारे पास अनुच्छेद 13 नहीं होता तो सर्वोच्च न्यायालय यह कैसे कह सकता था कि भाई अनुच्छेद 13 में से हमें यह शक्ति प्रदान होती है कि यदि मौलिक अधिकारों का कोई भी उल्लंघन करती है तो वह शून्य घोषित हो जाएगी। तो जो न्यायिक समीक्षा या जो 13 और 32 अनुच्छेद है, यह सब मानवाधिकारों का उल्लंघन को रोकती है, यानी कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। मानवाधिकार मैंने आपको बताया था, जो हम लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कल ही मैंने आपको ये मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाया था कि मौलिक अधिकार के आपके हैं एक अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार है आपका। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक है। शोषण का अधिकार 23 और 24 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 तक है। तो ये जो अधिकार आपने देखे यहाँ, यह मौलिक अधिकार है। इनको आपको रिवीजन करना चाहिए और पढ़ना चाहिए। मैंने आपको बताया ये आपको अपने नोट्स में लिख लेने हैं। भले मैंने यहाँ साइट में लिखे हैं, लेकिन आपको ये नोट्स में लिखना है और इनको याद कर लेना है। जब मैं मूल व अधिकार पढ़ाऊंगा तो मैं डीप में पढ़ाऊंगा, तो इतने तो आपके लिए याद करना अनिवार्य है। उसके अलावा भी आपको याद करने चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो आगे बताएं, यानी कि इसका मतलब ये कि सरकार की को हमारे मानवाधिकार के उल्लंघन ना हो और इनकी सुरक्षा हो सके, इसके लिए यह बहुत जरूरी है। आगे है कि सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति को रोकना। देखो, तानाशाही भी बन सकती है सरकार, यानी कि लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है, और उस संदर्भ में हमें इसको रोकना होगा। इसके लिए विधिक निकाय और जनतंत्र द्वारा दबाव बनाया जाता है। तो ये हमारे विधिक निकाय यानी कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय तभी कुछ बात कर सकता है उसके लिए जब हम उसको संविधान से शक्तियां प्राप्त हैं। यदि लिखित संविधान नहीं होता तो कैसे होता। देखो, मैंने कल संविधान का महत्व, लिखित संविधान का महत्व एक ही टाइप का है। वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा जैसे 15, 16, 29, 30 में मैंने कल ही बात की थी। देश के लक्ष्यों व साध्यों का स्पष्टीकरण। देखो, यदि हमारे पास यह है कि हमारे पास संविधान है तो हमारे पास पता है कि देश के लक्ष्य क्या है और साध्य क्या है। अभी हमने बताया कि समाजवादी, समता, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, इन सभी की बात है। जैसे डीपीएसपी की बात है, 36 से 51 तक ये है, तो इनके बारे में आपने बात देखी है। ये आपको डीपीएसपी यहाँ दिख रहे हैं। मैं 2 मिनट में डीपीएसपी आपको एक बार और बता रहा हूँ और इनको याद रखिएगा। मैं पहले भी आपको डीपीएसपी पढ़ा चुका हूँ, पर फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन बार बार होते रहे, पेपर में आएगा ही। अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय हो, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता में कमी करना, ये अनुच्छेद 38 में है। तो अनुच्छेद 38 में 2 बातें हैं जो मैं याद रखता हूँ। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात है। दूसरा, आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को कम करना, यानी कि असमानता को कम करना और न्याय, 2 बातें इसमें हैं। तीसरा बात क्या है, अनुच्छेद 39 है। 39 में यह लिखा हुआ कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन हो, तो जीविका के पर्याप्त साधन हो। इसके बाद है सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण किया जाए। इसके बाद है धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण को रोकना, यानी कि सभी के पास हो तो अच्छा है। पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। इसके बाद कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, बालकों की आवश्यकताओं को दुरुपयोग ना हो, उसको संरक्षण प्रदान किया जाए और बालकों के स्वास्थ्य और विकास को अवसर देना। यह अनुच्छेद 39 है। 39 का में
गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि 2023 में क्वेश्चन आया कि निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के अधिकारी कौन है। इस संदर्भ में नालसा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मुझे क्वेश्चन और आंसर याद हो रहे हैं, आपको भी ऐसे क्वेश्चन और आंसर याद होने चाहिए, आपके दिमाग में एकदम बस जाना चाहिए, तब आपका यूपीएससी निकलने योग्य हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और गठन की बात की गई हो, उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान करना, इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। चूंकि देखिए, आपको शक्तियों एक टॉपिक से लगा हुआ था, अभी जो मैंने सिलेबस बताया था, इसमें आपने यदि देखा हो तो इसमें क्या लिखा है, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त हस्तांतरण, शक्तियां और उनका वित्त के हस्तांतरण से संबंधित चुनौतियां क्या हैं। तो हमारे जो स्थानीय निकाय हैं, उनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उनके पास शक्तियां नहीं हैं। किस चीज़ के लिए? वित्त नहीं है उनके पास, और ज़्यादा शक्तियां भी नहीं है, उन्हें बहुत कम विषयों को दिया गया है, तो ये ध्यान रखना है। अनुच्छेद 41 में किया गया है कि हम लोगों को काम पाने का, शिक्षा पाने का और बेकारी में, बुढ़ापे में, निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 42 में किया गया है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की दशाएं प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही महिलाओं को प्रसूति सहायता का भी उपबंध अनुच्छेद 42 में किया गया है। अनुच्छेद 43 में सभी कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग यानी कि और सरकार सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, यानी कि जो मिलजुल करके सरकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है, एमएसएमई के बढ़ावा की परिचर्चा यहाँ की जा रही है, ध्यान रखिएगा। आगे देखें तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों को शामिल करना अनुच्छेद 43 का है। 43 में सहकारी समितियों के गठन की बात है। अनुच्छेद 44 में भारत में समान नागरिक संहिता की बात है। अनुच्छेद 45 में सभी बालकों के 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति को कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन करना और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, ये है। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीले पदार्थों, मदिरा, ड्रग्स इत्यादि के जो औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपबंध पर हमें रोक लगाना बिहार ने इसी के तहत लगाया हुआ है। अनुच्छेद 48 है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों में करना और बढ़ावा देना, गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू पशुओं की बलि इत्यादि को रोकना और उनकी नस्लों में सुधार करना। अनुच्छेद 48 है। अनुच्छेद 48 का है पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करना और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 के राष्ट्रीय महत्व की जो घोषित कलात्मक, ऐतिहासिक स्थान इत्यादि हैं, संस्मारक है, उनकी सुरक्षा करना। अनुच्छेद 19 है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना। अनुच्छेद 50 है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, समझौतापूर्ण, न्यायपूर्ण, सम्मानपूर्ण बात करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि की बाध्यताओं के प्रति आदर करना, विवादों को मध्यस्थता करके निपटाना और अच्छे रिश्तों को प्रोत्साहन करना, यह सभी हमारे 51 में है। ये मैंने इसलिए आपको कर दिया है, 2, 4, 5, 6 बार रिवीजन करा देंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं प्रत्येक चीज को 7 बार रिवीजन कराता हूँ। संस्कृत पढ़ाता हूँ सप्तपुनरभ्यास, बताता हूँ कि 7 बार 8 बार रिवीजन आपका एक चीज का होना चाहिए। तो मैं ये लेकर के ही चला हूँ कि आप करें ना करें, मैं यही 7-8 बार आपको रिवीजन कम से कम करवा दूँ, तो उससे आपको कम से कम याद होंगी चीजें और आपको याद रहेगा कि क्या है। जैसे ये तो याद रहेगी कि मेन तो याद रहेगी, और ये तो पता रहेगा दिमाग में कि ठीक है सर ने कम से कम इसमें मौलिक अधिकारों में बताया था, यहाँ बताया था। आगे चलते हैं। इसी प्रकार देखो तो देश के लक्ष्यों क्या है, साध्य क्या है। तो जो मैंने ये बताई सब लाभ है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त हो, हमारे लिए कामगारों का उसमें हिस्सा हो, ठीक है ना, सहकारी समितियों का गठन को बढ़ावा दिया जाए, पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाए, ये सभी जो हम पढ़ा रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक किया जाए, अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारों को संरक्षण किया जाए, महिलाओं के प्रसूति के समय सुविधा इत्यादि दी जाए, ठीक है ना, बुढ़ापे में पेंशन के इत्यादि प्रदान किया जाए। अनुच्छेद याद नहीं आएगा तो ये बातें तो याद आएंगी महाराज, इतना लिख दीजिएगा कि अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व में विविध प्रकार के मानवीय अधिकार प्रदान किए, दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं जो सरकार को प्राप्त करना है, और लिख दीजिएगा तो कम से कम याद रहेगा, इसलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। इसी प्रकार एसडीजी गोल हैं। मैं आपसे आशा करूंगा कि एक बार आप एसडीजी गोल को पढ़ लीजिएगा और याद इनको कर लीजिएगा। मैं एक बार जल्दी से एसडीजी गोल यहाँ आपको बताऊंगा कि अनुच्छेद एसडीजी गोल भी हमारा प्राप्त करना है। एसडीजी गोल भी हमारे बहुत बड़े लक्ष्य हैं, इनको हमें 2030 तक प्राप्त करना है। अभी 2024 चल रहा है तो ध्यान रखिएगा। शून्य गरीबी है, यानी कि हमें गरीबी को बिल्कुल एकदम जीरो करना है ना, भुखमरी को एकदम खत्म करना है,
अनुच्छेद मतलब दूसरा एसडीजी गोल है। तीसरा है खुशहाली यानी कि स्वास्थ्य। तो पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा स्वास्थ्य और चौथा है शिक्षा। तो शिक्षा क्या है? चौथा है। पांचवा है लैंगिक समानता। क्या है? लैंगिक समानता करना। तो देखो यहाँ भी समता की बात हो रही है, यहाँ भी लैंगिक समता की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 5 के बाद डायरेक्ट 10 बताऊंगा। तो देखो लैंगिक समता और समानता में कमी। अच्छा है, देखो 10वां अनुच्छेद के 10वां यहाँ एसडीजी गोल है आपका असमानताओं में कमी करना, और यही यहाँ भी था अनुच्छेद 38 में कि हमें आय, प्रतिष्ठा और अवसर की असमानताओं में कमी करनी, यानी कि समानता बनाना है। अनुच्छेद 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता। हमारी मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान करते रहते हैं, तो उनका ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ जल और स्वच्छता एसडीजी क्रमांक 6 है। सस्ती और प्रदूषण मुक्त मुफ्त हो, यानी कि हमारी सस्ती और प्रदूषण मुक्त बिजली इत्यादि की बात हो रही है। यहाँ ऊर्जा की बात हो रही है। उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि, यानी कि उत्कृष्ट कार्य संस्कृति बनी हो, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दे पाए। हमारा 2025 तक यह था कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए, वह है। वैसे 2047 तक हमारा यह भी लक्ष्य है कि हम विकसित राष्ट्र बन जाए। तो यह सभी हमारी आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य हैं, तो आपको याद रखना है। अनुच्छेद 9 में यह है कि उद्योग में नवाचार और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा मिल सके। तो बुनियादी सुविधाओं को आपको बढ़ावा देना है और ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया था यहाँ क्या है, बुनियादी सुविधाओं की बात हो रही है। और आपके GS3 का जो सिलेबस है उसका 9वें नंबर का टॉपिक्स है, उसमें भी बुनियादी ढांचे की बात है, ध्यान रखिएगा। तो 9वां यहाँ नवाचार और बुनियादी सुविधाओं की बात हो रही है। 10वां में बता चुका हूँ असमानताओं में कमी। 11वां है कि संवहनीय शहर, ठीक है ना, संवहनीय शहर और समुदाय, यानी कि शहरी नियोजन बेहतर तरीके से हो। चूंकि बाढ़ इत्यादि का कारण हमारे यहाँ शहरी नियोजन में ही है, चूंकि कचरा इत्यादि फंस जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो संवहनीय शहर हो, यानी कि 11वें नंबर में शहर है, और 12वें नंबर में संवहनीय उपभोग और उत्पादन, यानी कि संवहनीय हम अच्छा उपभोग करें और उत्पादन को बढ़ावा मिले। देखो आपको बताऊं, जलवायु कार्यवाही अनुच्छेद 13 है, और बार बार आता है एसडीजी, सॉरी अनुच्छेद बोल दे रहा हूं, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद नहीं, एसडीजी 13 में जलवायु कार्यवाही है। जलवायु कार्यवाही यानी कि जलवायु पर कार्यवाही करना। अब आपको बताता हूं 14 में है जल, यानी कि जलीय जीवों की सुरक्षा करना, जैव विविधता यानी कि पर्यावरण से जुड़े हुए हैं ये। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं 13 के बाद जो सब आ जाता है वो सब इसी टाइप के हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित, यानी कि जलीय जीवों की सुरक्षा करना, यानी कि जैव विविधता की सुरक्षा करना 14वां एसडीजी गोल है। थलीय जीवों की सुरक्षा करना, यानी कि जो स्थल पर रहते हैं 15वां एसडीजी है। शांति और सशक्त संस्थाएं, यानी कि हमारे शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं हों, जैसे कि न्यायपालिका, कार्यपालिका, कैग इत्यादि ये सशक्त संस्थाएं होनी चाहिए। तो इन संस्थाओं को भी हमें ठीक करना होगा, और इसलिए आप उदाहरण बता सकते हो जब उपाय की बात कर रहे हो कि सर ये संस्था अच्छी होनी चाहिए। जैसे चुनाव आयोग में कई सारे ईवीएम इत्यादि के वो लगते रहते हैं, तो हमें सशक्त संस्थाओं और बेहतर न्यायिक प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। यह हमारी एसडीजी क्रमांक 16 का भी उद्देश्य इसी प्रकार का है। ऐसे ही आप लिखेंगे तो ये इंटरलिंकिंग होती है और आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। लक्ष्य हेतु भागीदारी, यानी कि हमें सभी को मिलजुल करके बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि सहभागिता की बात करनी चाहिए। ये बात हमारे नीति निर्देशक तत्व भी कर रहे हैं। तो ये है, तो हम लोगों ने एसडीजी गोल बोले यहाँ थोड़े से बताए हुए हैं 2-4 मिनट में, इनको आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा मेरे मित्रों, यदि ये लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और आप मतलब ये याद कर पाएंगे। आगे तो मैं पढ़ाऊंगा इकोनॉमी इन सभी को, आगे चलते हैं। इसके अलावा मित्रों यहाँ देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र, अभी तक हम लोगों ने इतना समझा कि ये संविधान की आवश्यकता क्यों है, यानी कि हमारे यहाँ लिखित और अलिखित संविधान में ये समझा हम लोगों ने, लिखित अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। दूसरा हम लोगों ने यहाँ ये लिखित अलिखित के बाद ये भी हम लोगों ने समझा यहाँ कि हमारे लोकतंत्र के देश में, यानी कि इसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि कोई देश लिखित संविधान क्यों अपनाता है। क्योंकि लिखित संविधान अपनाना है तो हमें संघीय ढांचे को बढ़ावा देना है, हमें अपनी देश की तीनों घटकों की मध्य शक्ति पृथक्करण को संतुलन रखना है, मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है, वंचित वर्गों के अधिकारों को याद रखना है। तो ये सभी आपको प्रमाण सहित याद करना है, लिखना है। और यदि ऐसा आप कर पाते हैं, ये सब आपको एकदम कंठस्थ रहती हैं, तो आंसर राइटिंग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और मैं कह रहा हूँ जब तक आपको मेरे जैसा कंटेंट याद नहीं होगा, मैं आप लोगों के सामने इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें देख भी रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि जितना मैं याद करके बोल रहा हूँ ऐसे ही आप बोल पाएँ, तो इससे आप आंसर राइटिंग बहुत अच्छी ढंग से कर पाएंगे। हम लोग मिलजुल करके आंसर राइटिंग भी करेंगे। आगे चलते हैं, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा ये देखेंगे कि लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या है। देखो यहाँ क्वेश्चन भी दिख रहा है आपको,
ये क्वेश्चन आप देखो, अब देखिए अभी आपने एक चीज पढ़ा था, यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में, जो उदार लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो जानने ही लगे, जनता का शासन, स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा करता है। यानी कि स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा कौन करता है, अभी ऐसा पूछ रहा है। अभी आप आगे ये सब चीजें पढ़ करके ये क्वेश्चन बता पाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए अभी आगे का कंटेंट पढ़ना होगा मित्रों। आगे चलते हैं। तो ये यूपीएससी का है। एक और मैं यहाँ टेस्ट सीरीज का एक आपको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए यहाँ टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और लिखित संविधान के माध्यम से सरकार की शक्ति को भी सीमित करती है। तो इनके बारे में पूछ रहा है। यहाँ विकल्प दे रहा है परोपकारी निरंकुशतावाद, निरंकुशतंत्र, संविधानवाद और धनिकतंत्र। इनमें से क्या उत्तर होगा ये तो मैं अभी आपको नहीं बताने वाला इन दोनों उत्तरों का, लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और उसके बाद आप स्वयं ही आप लोग उत्तर दें इसको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं और इस प्रकार के जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं, ये पीवाईक्यू है, ये भी है। तो आगे अब यहाँ से क्वेश्चन भी आना प्रीलिम्स के स्टार्ट हो गए हैं आपके। ऐसा इसलिए क्योंकि आप समझदार हो गए हैं और विद्वान होते जा रहे हैं धीरे धीरे। दिन प्रतिदिन आपके अंदर ज्ञान की क्षमताएं बढ़ती जाएंगी। आप बस अच्छे से एक बार ये लेक्चर 2-3 बार देखिए, आगे अच्छे से पढ़ते जाइए। चलिए मित्रों, अब आराम से पढ़ते हैं, जो कि थक गए हैं तो आराम से हो ही जाएंगे। हालांकि आप लोग मुझे बताइएगा, यदि स्पीड ज्यादा हो तो मैं आराम से भी स्पीड कर दूंगा, बट मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि अच्छा रहे। लोकतंत्र व राजतंत्र में अंतर। लोकतंत्र व राजतंत्र में अंतर क्या है? लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। लोकतंत्र से अभिप्राय जनता की शासन से है। यानी कि जब जनता, हम और आप शासन करें तो ये क्या होता है? जनता का शासन होता है। अर्थात सर्वोच्च संप्रभुता जनता में ही निहित होती है। तो लोकतंत्र क्या होता है मित्रों कि सर्वोच्च सत्ता जनता में प्राप्त होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये भारतीय जनता ही है, झंडे से समझ में आ रहा होगा। ये भरी पड़ी एकदम है ना। एक बच्चे ने 45-50 उत्पन्न कर दिए हैं, बोले सब देन है किसकी? आगे चलते हैं भगवान की, है ना। तो सब भगवान की देन है। तो ये हमने देखा कि इतना जनता है और फिर ये अपने मतदान करेगी। देखो ये मतदान कर रही एकदम खड़े होकर के, समझ में आ रहा है। और ये मतदान करेंगे तो हमारे कौन चुन करके जाएंगे? ये प्रतिनिधि। तो ये असलियत में क्या हुए? ये इस जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हुए हैं और ये मोदी जी खड़े हैं, मोदी जी का एक कैबिनेट खड़ा है। तो यानी कि लोकतंत्र में हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र तो नहीं है, हम है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी कि हम प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। हम डायरेक्ट इस संसद में नहीं बैठे हैं नीतियां बनाने। हम डायरेक्ट जब ये नीतियां बनाएं तब तो हम होंगे। हम इनके माध्यम से नीतियों को बना रहे हैं। यानी कि हम इन्हें इस वोट के माध्यम से चुन रहे हैं और ये हमारे लिए कानून बना रहे हैं। तो लोकतंत्र यानी कि, लेकिन फिर भी इनको तो चुन हम ही रहे हैं ना। तो असली शक्ति किसमें है? जनता में है। तो लोकतंत्र में शक्ति किसमें निहित होती है? जनता में। तो देखो ये दिख रही है जनता, और इसलिए हमारे यहाँ की जनता प्रबल है। आगे चलते हैं। राजतंत्र में लेकिन सर्वोच्च सत्ता जनता में नहीं होकर के राजा में ही होती है। यानी कि राजा जो चाहे वो कर सकता है। राजा को हम चयन नहीं करते हैं, वो वंशानुगत बनते रहते हैं। जनता स्वयं ही शासन करती है तथा स्वयं ही अंतिम शक्ति का केंद्र है। अभी मैंने बात कहा था कि लोकतंत्र में, जनतंत्र में मतलब अंतिम शक्ति का केंद्र कौन है? तो अंतिम शक्ति का केंद्र जनता ही है, ध्यान रखिएगा। लेकिन वही बात हम करें राजतंत्र की, तो राजा द्वारा जिसे भी नियुक्त किया जाता है वही शासन में सहभागिता करते हैं। यानी कि शासन में सहभागिता के लिए राजतंत्र में भी ऐसा नहीं है कि राजा ये अकेला कर लेता है। राजा जिसे नियुक्त करता है उसे वो कर देता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि राजा हमसे पूछ करके करेगा जनता से, जनता जी इसे कर दें, नहीं, ऐसा नहीं है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, और इसी शब्द से स्पष्ट है कि हमारे यहाँ जनतंत्र है, लोकतंत्र है। आपसे कोई कहे कि कहाँ लिखा, कैसे कह सकते हो भारत लोकतंत्र है? तो आप कहो हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो लोकतंत्रात्मक जो गणराज्य शब्द आप देख रहे हैं तो ध्यान रखिएगा। आपसे पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है आपके कि समाजवादी शब्द क्या संविधान में लिखा है? हाँ देखिए दिखा है, दिख जाएगा आपको, लिखा है, ठीक है ना। धर्मनिरपेक्षता लिखा है तो लिखा है। तो जो आपको थोड़े से ये भी देखना है कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। आगे चलते हैं।
वर्तमान इतिहास में राज सदृश मतलब इतिहास के सदृश राजतंत्र कम है, जैसे पहले राजतंत्र होते थे, लेकिन परंतु इसी के तर्ज पर विविध शासन प्रणालियां व्याप्त हैं, जिसमें लोगों की नहीं चलती है, कुछ लोगों की चलती है, यानी कि जनता की ना चल के कुछ ही लोगों की चलती है, जैसे कि कुलीन तंत्र, सैनिक तंत्र या तानाशाही, इन सभी। पहले हम थोड़ा सा राजतंत्र की बात कर लेते हैं, राजतंत्र से संबंधित जो भी प्रणालियां हैं उनकी बात करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आपको लोकतंत्र के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं, आप इन व्यक्ति को देख रहे हैं, इनको कौन नहीं जानता है संसार में, इसको सब जानते हैं। यदि फोटो से नहीं पहचान रहे हो तो मैं नाम से पहचान बता दूंगा इनको। ये है आपके अब्राहम लिंकन। ये कहते हैं, लिंकन साहब जी कहते हैं कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है। तो यहाँ इनकी जो लोकतंत्र की परिभाषा यही है कि जनता के द्वारा जनता के लिए ही जो शासन किया जा रहा है वो लोकतंत्र है। कुल मिलाकर के जनता ही सर्वोच्च होती है लोकतंत्र में, लेकिन राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता है, शक्तियां राजा के पास निहित होती हैं। अब आज आपको ये आना चाहिए कि आज देश में कितने राजतंत्र है। मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें राजतंत्र है? चाइना में? पता नहीं, आप लोगों को देखना पड़ेगा चाइना में राजतंत्र है क्या है। कहाँ है राजतंत्र? सऊदी अरब में या कहाँ है राजतंत्र? क्या होता है धर्मतंत्र और राजतंत्र में अंतर? क्या होता है धर्मतंत्र में अंतर? यह सभी क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्या है राजतंत्र, क्या है लोकतंत्र, क्या है धर्मतंत्र। अब हम लोग समझेंगे, फिर इसके बाद हम समझेंगे। देखिए, एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, आप ये सोचो भारत ने लोकतंत्र ही क्यों अपनाया? और भी जो संवैधानिक प्रणाली है, धनिकतंत्र है, धर्मतंत्र है, जैसे जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो हिंदू राष्ट्र की जो बात है वह क्या है? एक धर्मतंत्र की बात कर रहे हैं। तो ये धर्मतंत्र क्या होता है और हम लोगों ने धर्मतंत्र क्यों नहीं अपनाया, लोकतंत्र क्यों अपनाया, राजतंत्र क्यों नहीं अपनाया, हमने अल्पतंत्र क्यों नहीं अपनाया? इस प्रकार की बातें हम बात करेंगे कि क्यों हमने लोकतंत्र अपनाया, यानी कि भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाने के पीछे तर्क क्या है, कारण क्या है। यह आपसे पेपर में यदि ऐसा क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन यदि बन जाए, चूंकि भविष्य में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, प्रीलिम्स में तो आ ही सकते हैं इस टाइप के, तो आते भी हैं, तो आप कैसे उत्तर देंगे हम आगे चल के परिचर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे राजतंत्र। आपने राजतंत्र तो सुना होगा, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र भी कभी कभी सुना हो सकता है। तो संवैधानिक राजतंत्र क्या होता है, जिसे हम संसदीय राजतंत्र भी कहते हैं, इसको हम समझना चाहते हैं क्या होता है। संवैधानिक राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें राज्य प्रमुख राजा होता है, राज्य का प्रमुख कौन होता है? राजा होता है, परंतु राजा की शक्तियां संविधान या कानून द्वारा सीमित होती हैं। तो जो कानून द्वारा सीमित हो राजा की शक्तियां, कानून के द्वारा राजा की शक्तियां क्या हो? जब सीमित हो तो वो होता है संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि संविधान के से वो राजतंत्र है। ऐसा राजतंत्र का उदाहरण है सबसे बड़ा ब्रिटेन। यूके में संवैधानिक राजतंत्र है, जापान में संवैधानिक राजतंत्र है, एकात्मक व्यवस्था है। ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है। कनाडा में वो क्या है, कनाडा का क्या है? संघात्मक व्यवस्था है। कनाडा में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कनाडा से ही हम लोगों ने अपना संघात्मक व्यवस्था को ज्यादातर अडॉप्ट किया है, ध्यान रखिएगा। तो ये कनाडा है, नॉर्वे है और न्यूजीलैंड है। ये जो देश है ना, न्यूजीलैंड वही दिखाया था ऑस्ट्रेलिया के बगल में लटका हुआ था, अभी दिखाऊंगा आपको, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के बगल में जो लटका हुआ था, ये सब इनकी थोड़ी सी अवस्थिति को जान लेते हैं कि इनमें क्या है। ब्रिटेन तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, तो मैं नहीं बताऊंगा। जापान देखो किधर है, तो देखिए आपको ऐसा पढ़ने को मिल रहा है कि मैं भी आपको बता रहा हूं। देखिए ये है जापान, तो आपको देखो इधर दिख रहा है, ये है अपना भारत प्यारा और ये है जापान। तो जापान में भी क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन में भी क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है। ये है कनाडा, यहां भी संवैधानिक राजतंत्र है। आपसे कनाडा का, ब्रिटेन का, जापान का, ऑस्ट्रेलिया का पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की कनाडा के संविधान से तुलना करिए, जापान के संविधान से तुलना करिए। तो कुछ कुछ बातें यहीं से बता रखो कम से कम कि यहां संवैधानिक राजतंत्र की प्रणाली है, जबकि भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली विद्यमान है, जहां जनता में सर्वोच्च है और राष्ट्रपति राज्य प्रमुख है। भारत में राष्ट्रपति राज्य प्रमुख है, लेकिन वहां राजा राज्य प्रमुख है, जो संवैधानिक राजतंत्र कहलाता है। तो मैंने बताया कनाडा, यूके, ये ब्रिटेन और ये बताया क्या? न्यूजीलैंड। यहां है, ये दिख रहा है जो ये लटका हुआ है, नॉर्वे है ना। मैंने अभी बताया था ये नॉर्वे, ये है स्वीडन और फिनलैंड, ये जो देश है ये ध्यान रखना है।
तो ये आगे हमने समझाया कि यह न्यूजीलैंड बताया, नॉर्वे बताया, कनाडा बताया, जापान, ये संवैधानिक राजतंत्र के उदाहरण है। अच्छा, संवैधानिक राजतंत्र अपनाते क्यों है? देखो, आपको केवल यही पता नहीं होना चाहिए क्यों अपनाते हैं संवैधानिक राजतंत्र, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। आपके पेपर में प्रीलिम्स में ऐसी बातें पूछी जा सकती हैं। राजशाही संस्कृति परंपरा का संरक्षण करना, क्योंकि इन्होंने एक राजा की परंपरा रही और राजा रहे और उनके राजाओं ने पूरे देश पर राज्य किया है, उपनिवेश बनाया है, राज्य पूरे मतलब हमारे ऊपर, भारत के ऊपर भी राज्य किया है। तो ऐसी राजशाही परंपरा को सुरक्षित रखेंगे भाई। कोई अपने व्यक्ति को आतंकवादी नहीं बोलता है, भगत सिंह को आतंकवादी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही जोसेफ स्टालिन को रूस भी राष्ट्र वो नहीं बोलता है, लेकिन हम लोग सब पूरे दुनिया जोसेफ स्टालिन को क्रूर शासक बोलते हैं। तो व्यक्ति अपने व्यक्ति को आतंकवादी नहीं बोलता है, ध्यान रखिएगा। तो यही बात यह है कि इन्होंने यदि देश पर पूरे विश्व पर वो किया है तो ये अपनी समृद्ध संस्कृति भी याद रखेंगे, क्यों नहीं रखना भी चाहिए। समृद्ध इतिहास व वैभवशाली काल को याद रखते हैं कि हमारा क्या वैभवशाली काल था 17वीं ईस्वी में, कि पूरे देश पर राज कर, पूरे विश्व पर राज कर दे, यानी कि पूरे विश्व पर तो नहीं तो कई सारे छोटे छोटे देशों पर। देखो, ये है वो राजशाही का प्रतीक ब्रिटेन की। आपसे कभी कोई पूछ भी ले तो ये देखो, ये है वो उनका, है ना, राजशाही का प्रतीक जिस पर वो करते हैं, जानते हैं। तो आपको ऐसी नई नई चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। आपने कभी पढ़ा है किताब में? ये सब चीजें आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेंगी। तो ये आपने देखा कि यहाँ ये राजशाही को है और ये है उनकी रानी और राजा, ध्यान रखिए, ये है रानी और ये है राजा, ऐसा इनको दिया जाता है। तो ये संवैधानिक राजतंत्र है, ब्रिटेन के हम बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं राजतंत्र की। अभी हमने पढ़ा संवैधानिक राजतंत्र, अब पढ़ते हैं असली राजतंत्र वर्तमान में कहाँ है, जो पहले रहते थे, यानी कि पूर्ण राजतंत्र। अब देखो, ऐसे देश जहां देश की शासनिक व प्रशासनिक व्यवस्था देश की सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित हो, उसे ही हम पूर्ण राजतंत्र कहते हैं। ये व्यक्ति जो दिख रहा है ना, ये पूर्ण राजतंत्र का व्यक्ति बैठा हुआ है। ये जो व्यक्ति है ये दारुसलम का है। कहाँ का है? दारुसलम के राजा है। आप लोगों ने पहली बार ऐसी चीजें मतलब अच्छे से मिल रही होंगी आपको। तो देखिए, आप दारुसलम के राजा हैं ये, और यहाँ ये दारुसलम कहाँ है थोड़ा सा जानना जरूरी है। देखो आप, और ओमान में और दारुसलम में कहाँ है? पूर्ण राजतंत्र है। कहाँ कहाँ? ओमान और दारुसलम में पूर्ण राजतंत्र। देखो, अब देखो ओमान कहाँ है, ओमान को समझ लो आप लोग। ये है भारत और ये है अफ्रीका, और ये है आपका यहाँ जो ये है, इसके यहाँ वाला जो देश है ये है ओमान। तो भारत से ज्यादा दूर नहीं है, ये है ओमान आपका, और यहाँ भी राजतंत्र है। तो देखो कितना, यहाँ ये राजतंत्र है, ठीक है ना। ये है सऊदी अरबिया, ध्यान रखिएगा, ये है राजतंत्र। समझ में आ रहा? तो ये आपका ओमान में भी राजतंत्र है। दूसरा राजतंत्र कहाँ है? तो आपने देखिए ओमान पढ़ लिया, ओमान देश आपको याद हुआ। नॉर्वे मैंने बताया आज आपको, नॉर्वे बताया आपको मैंने आज, कनाडा बताया कि कनाडा कहाँ है, ब्रिटेन आपको मैंने बताया। तो ऐसे कुछ कुछ देश आप याद रखिए। इजराइल मैंने बताया, इजराइल में क्या है, ये थोड़ा सा आप भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप देशों को धीरे धीरे याद कर रहे हैं कि कहाँ है। दारुसलम बनाती है। ब्रूनोई देश सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ देखो, ये है भारत प्यारा सा, ये अपना श्रीलंका, ये है आपका सिंगापुर, ये है आपका मलेशिया, ये है आपका वियतनाम, ये है आपका थाईलैंड, ये है आपका लाओस, ये है म्यांमार। यानी कि भारत से लगा हुआ है म्यांमार, फिर ये लाओस, ये थाईलैंड, ये वियतनाम, और ये है फिलीपींस, और ये है ताइवान, ठीक है ना। और ये है दक्षिणी चीन सागर, इसी में लड़ाई चलती रहती है चीन की, तो आपको थोड़ा सा इधर भी जाननी चाहिए। दक्षिणी चीन सागर है, और यहाँ पर ये है क्या? ब्रूनेई, और ब्रूनेई में ही है दारुसलम, और दारुसलम के राजा ही हैं, यानी कि ब्रूनेई को ही दारुसलम कहा जाता है, ध्यान रखो। और ये है दारुसलम के राजा कौन, जो आपको दिख रहे हैं बेटे इनको। तो आप चाहें तो इनका फोटो लेकर के सर्च कर लीजिए, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए। तो इतना आपको ऐसे ध्यान रखना है। अब आप कैसे भूल पाएंगे पूर्ण राजतंत्र क्या होता है? पूर्ण राजतंत्र यानी कि जहाँ के राजा हैं, तो ओमान और दारुसलम, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। तो समझ में आया? आगे चलते हैं मित्रों। अब आगे हम और भी आपको चीजें समझाते हैं। देश का उद्देश्य क्या होता है राजतंत्र को अपनाने का, ये भी थोड़ा सा मालूम करना पड़ेगा कि देश की एक विचारधारा बनी रही।
क्योंकि जिस विचारधारा के आधार पर देश चल रहा है वो व्यक्ति जो है वो उसी विचारधारा के आधार पर चलेगा तथा स्थिर राजनीतिक व्यवस्था रहेगी। स्थिर राजनीतिक व्यवस्था रहेगी कि बार बार बदलेगी नहीं राजनीतिक व्यवस्था, तो वो जो ऐसा चाहेगा वैसा कर पाएगा। यदि अच्छा राजा होता है राजतंत्र में तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है, और ये सबसे अच्छा राजतंत्र ही है कि यदि अच्छा राजा मिल गया तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन चुनौतियां भी कई सारी होती हैं, जैसे कि मानवाधिकारों का बहुत उल्लंघन होता है। मानवाधिकार का बहुत उल्लंघन होता है। ऐसे राजा जो चाहे वो करे, वो के लिए एक टांग पर खड़े करवाइए सबको तो सब खड़े हैं। राजनीतिक व अन्य स्वतंत्रताओं का नगण्य होना, यानी कि आपके पास विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सभी स्वतंत्रताएं नहीं हो सकती। सामान्यतः रूढ़िवादी राजनीतिक प्रणाली कहलाती है, चूंकि हम एक उसी सोच पर चल रहे हैं, वंशानुगत रूढ़िगत। हम नवाचारी प्रवृत्ति पर कि जो हम योग्य को राजा ना बना करके वंशानुगत राजा बना रहे हैं, तो रूढ़िवादी प्रणाली है कि ऐसा चलता आ रहा है, ऐसे ही चलाएंगे भैया, बुढ़ापा बाबा ने कहा था। ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, ये भी आपसे करवाएंगे ये क्वेश्चन जो अभी आपसे करवा रहा हूं। आगे चलते अब पढ़ते हैं हम लोग। अब लोग हम पढ़ेंगे धर्मतंत्र के बारे में। धर्मतंत्र क्या होता है? धर्मतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें धार्मिक ग्रंथों या सिद्धांतों के आधार पर ही हम देश इन्हें वरीयता प्रदान करते हैं और शासन प्रणाली का संचालन करते हैं। यानी कि जब हम धार्मिक ग्रंथों के आधार पर शासन प्रणाली को चलाने लगे तो वह धर्मतंत्र होता है। जैसे कि ये है कुरान, तो कुरान के आधार पर चलाने लगे। ये है बाइबल, बाइबल के आधार पर चलाने लगे, है ना। तो ये कुरान है, मुसलमान का होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ऐसी राज्य व्यवस्थाएं जिसमें धार्मिक ग्रंथों या सिद्धांतों के आधार पर ही या इन्हें ही वरीयता प्रदान करके शासन प्रणाली का संचालन किया जा सके। मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखिए, कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं है कि जिसमें राज्य शासन की व्यवस्था को चलाने वाले संपूर्ण नियम हैं, लेकिन बुनियादी बातें होती हैं उस धर्म की जिनको सुरक्षा के संदर्भ से करते हैं, जैसे कि कपड़ा, संस्कृति, कर्मकांड। तो उनको सुरक्षित रखते हुए जो बातें होती हैं, यानी कि इन धार्मिक प्रथाओं का उल्लंघन ना करते हुए संविधान बनाते हैं ये लोग और उसके अकॉर्डिंग चलाते हैं। तो धर्मतंत्र यानी कि एक विशेष धर्म को वहां बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इसमें राज्य किसी विशेष धर्म को प्रचार प्रसार भी कर सकता है, उसके उत्थान करने के लिए निवेश भी कर सकता है, एक विशेष धर्म के लिए केवल। जैसे कि कोई देश है सऊदी अरब, ठीक है, तो वो चाहे तो इस्लाम के लिए, चाहे क्या करता ही है, तो इस्लाम के लिए वो खर्च करता है और उसको आगे बढ़ाता है। तो ये उसका है ऐसा धर्म विशेष। तो सऊदी अरब इसका उदाहरण है। इसमें राज्य किसी विशेष धर्म को प्रचार प्रसार व उत्थान करने हेतु निवेश कर सकता है। इसमें अल्पसंख्यक धर्मों की मान्यताओं व स्वतंत्रताओं को दबाया जा सकता है, यानी कि जो और अन्य धर्म है उनको दबाया जा सकता है और ये सब किया जा सकता है। ये होता है धर्मतंत्र। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये होता है धर्मतंत्र। लोकतंत्र भी बढ़ाया तो धर्मतंत्र भी बढ़ा दिया आप लोगों को। आगे चलते हैं और देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, मतलब कोई धर्म, कोई देश क्यों धर्मतंत्र है ये सब तंत्र अपनाता है। उद्देश्य क्या होता है? धर्म विशेष की रक्षा करना। जैसे कि आप देख रहे हो, अभी मैंने क्या बताया था आपको, देखो यहाँ धर्म विशेष की रक्षा करना। जैसे ये सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब इस्लाम धर्म को क्या करता है? संरक्षण करने के लिए ये बनाया जा रहा है। और ये देखो आप, ये है भारत। ये कौन सा देश बताया था? ओमान बताया था अभी यार, जस्ट यहाँ बताया था। ये पूर्ण राजतंत्र है ओमान में और दारुसलम में। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ ये है सऊदी अरब, और सऊदी अरब में एक धर्मतांत्रिक देश है जो धर्म के आधार पर चलता है और इस्लाम धर्म को ये बढ़ावा देता है। आप लोगों ने सऊदी अरब तो कई बार सुना होगा, पर ये बातें आपने कम सुनी हुई संविधान को पढ़ते हुए, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। एक और मैं आपको धर्मतंत्र का उदाहरण बताऊँ, वेटिकन सिटी। इसमें ईसाई धर्म का देश ही कहा जाता है इसे, कि सभी लोग ईसाई ही हैं और विश्व में जिधर जिधर भी ईसाई है वो इन्हीं की मान्यताओं को लेकर के चलते हैं, यानी कि इन्हीं की मान्यताएं मानते हैं, उनके इन्हीं को धर्माधीश अपना मानते हैं वो। देखो आपको बताता हूँ कहाँ है ये देश। एक देख रहे हो आप लोग, प्यारा भारत। आपका ये क्या है? प्यारा भारत है। ठीक है, प्यारे भारत के पास यहाँ ये ओमान देखा आपने, ये सऊदी अरब देखा, और यहाँ ये इटली है, और इटली में ही वे वेटिकन सिटी है। कितना बड़ा नाम लिखा है, तो इटली में ही एक वेटिकन सिटी है। इसको यहाँ से स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे आप, तो इसको इटली को आगे से अच्छा यहाँ और कोई मैप में लाया नहीं हूँ, चलिए ठीक है,
कोई बात नहीं, आप यहीं से समझने का प्रयास करिए। इटली में ही बसा हुआ एक देश है। चलिए आगे चलते हैं। वेटिकन सिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, चूँकि ये रोचक तथ्य है, एनसीईआरटी जैसा। आगे चलते हैं। वेटिकन शहर ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। पृथ्वी का ये सबसे छोटा और स्वतंत्र राज्य है, यानी कि सबसे छोटा देश यदि कोई पूछे कि कौन है तो आपको पता होना चाहिए वेटिकन सिटी। जीके वाले क्वेश्चन है, आप कभी अमिताभ बच्चन जी के वहाँ चले गए तो पूछ लेंगे सबसे छोटा देश कौन है, तो ये बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है, यानी कि 108 एकड़। समझ में आ रहा? यानी कि 108 एकड़, इतनी तो भारत में एक व्यक्ति के पास जमीन होती है। कभी मतलब सभी के पास तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे विद्यमान अभी भी हैं जिनके पास 108 एकड़ जमीन है, ध्यान रखिएगा। यह इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है, यानी कि इटली का एक नगर है रोम, उसके अंदर ये स्थित है। इसकी जो राजभाषा है वो लातिनी है, इसकी राजभाषा लातिनी है। ईसाई पंथ के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है। तो जो रोमन कैथोलिक होते हैं पूरे वहाँ के वो है, और इस संप्रदाय के सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का यही निवास स्थान है वेटिकन सिटी। और आपको बताऊं, जो अपने शिवलिंग देखा है ना, शंकर जी के शिवलिंग की भांति ही यह शहर बसा हुआ है। आप एक बार उसको सर्च करिएगा तो इस टाइप से ये शहर बसा हुआ है। तो शंकर जी का जैसा शिवलिंग है उसी आकार का यह शहर बसा हुआ है, और उसी मात्र एक शहर में ये लोग रहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कितनी रोचक जानकारी आपको ला रहा हूँ खोज खोज करके पाकिस्तान से। आगे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं, तो ये सब आपने देखा कि पोप का यही निवास स्थान है। यह नगर एक प्रकार के रोम के नगर से छोटा सा भाग है। इसमें सेंट पीटर गिरजाघर है, वेटिकन प्रसाद समूह है, वेटिकन बाग है, कई गिरजाघर शामिल हैं। सन 1929 में एक संधि के अनुसार स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया था। तो 1929 में से स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया गया। इस राज्य के अधिकारी 45 करोड़ 60 लाख रोमन कैथोलिक धर्मावलंबियों को पूजित पोप है, यानी कि इनको पूजने वाले पूरे विश्व में 45 करोड़ 60 लाख लोग हैं जो इनको पूछते हैं। राज्य के राजनयिक संबंध जगत के लगभग सभी राष्ट्रों से है, यानी कि जो राज्य इस राज्य के संबंध सभी राष्ट्रों से, चूंकि इनके लोग रहते हैं ईसाई धर्म के, तो ध्यान रखना है आपको। ईसाई धर्म का है वो आप वेटिकन सिटी का उदाहरण ना दें तो क्या ही है। सन 1930 में पोप की मुद्रा पुनः जारी की, जो इनकी मुद्रा थी है ना वो 1932 में इसके रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ। यहाँ की मुद्रा इटली में भी चलती है, यानी कि ये इटली से ही संरक्षित देश है। इधर इटली है और इधर पर ही बसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये बड़ा इटली है और इतना ही छोटा है। इटली में बिंदी, इटली इतना बड़ा देश है और इटली में एक आप बिंदी रख दीजिए तो वो हो गया आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। और भी ये सब लिखा हुआ है कि आकर्षक गिरजाघरें हैं, मकबरे हैं, कलात्मक प्रसाद बने हुए हैं, वेटिकन सिटी संग्रहालय है, आप लोग जाइएगा। पोप के सरकारी निवास का नाम भी वेटिकन है। यह रोम नगर के टाइबर नदी के किनारे है। तो ये फैक्ट है बहुत अच्छा कि टाइबर नदी के किनारे है, वेटिकन पहाड़ी पर स्थित है। तो ये सभी बातें आपको मिल रही हैं, आप एक बार देखिएगा। आगे चलते हैं। तो ये आपने देखा कि प्रभाव क्या रहता है ऐसे राज्य तंत्र में। जब हम धर्मतंत्र को बढ़ावा देते हैं तब कुछ दिक्कतें भी रहती है। वहाँ सांप्रदायिकता बढ़ जाती है, यानी कि धर्म का तोड़ मरोड़ के उपयोग करते हैं और धर्मांधता हो जाती है। धर्मांधता का मतलब क्या, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है? सांप्रदायिकता का मतलब ये होता है मित्रों कि सांप्रदायिकता से आत्मकता संकीर्ण मनोवृत्ति से है। उस संकीर्ण मनोवृत्ति से होता है जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज और राष्ट्र के हितों को के विरुद्ध व्यक्ति को केवल व्यक्तिगत धर्म के हितों को प्रोत्साहन करने तथा उन्हें संरक्षण देने की भावना प्रदान करते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए सांप्रदायिक हूँ तो मैं केवल अपने धर्म की बात करूँगा और दूसरे धर्म के विरुद्ध की बात करूँगा। तो जब ऐसा यानी कि धार्मिक रीति रिवाजों का जब हम राजनीतिक या किसी अन्य उद्देश्य से कार्य करने लगती है, उनका उपयोग करने लगती हैं, तो वही सांप्रदायिकता होती है। और धार्मिक कट्टरता उत्पन्न होती है कि धर्म के प्रति रूढ़िवादिता बढ़ती है। रूढ़िवादिता का मतलब क्या होता है समझो। ये सभी छोटी छोटी परिभाषाएं इसलिए बताता जा रहा हूँ, आपके सिलेबस में लगा हुआ है सांप्रदायिकता। यदि आपको मालूम नहीं है तो मैं आपको एक बार बता दूँ। GS1 का आप लोग सिलेबस निकालिए और वहाँ आप GS1 के सिलेबस में यूनिट नंबर 9 देखिए। मैंने कह ही दिया है कि पहले निकाल के रखना है। वहाँ आप पहले देखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा कि सामाजिक सशक्तिकरण, दूसरा मिलेगा संप्रदायवाद, तीसरा मिलेगा क्षेत्रवाद और चौथा मिलेगा धर्मनिरपेक्षता। तो संप्रदायवाद और धर्मनिरपेक्षता, देखो सिलेबस में धर्मनिरपेक्षता है और आपकी यहाँ पंथ निरपेक्षता है, ध्यान रखिए। तो संविधान में पंथ धर्मनिरपेक्षता नहीं लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्षता लिखा हुआ है। संप्रदायवाद का मतलब यहाँ लिखा हुआ है। संप्रदायवाद में आपको बता रहा हूँ, आपके सिलेबस का ये टर्म है कि संप्रदायवाद वह होता है जब
धार्मिक सिद्धांतों या नियमों का तोड़ मरोड़ करके अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करने लगते हैं तो वो क्या होता है, सांप्रदायिकता होती है। रूढ़िवादिता या पाखंडवाद को बढ़ावा मिलता है। रूढ़िवादिता का मतलब ये होता है सामाजिक, रूढ़िवाद सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक व्यवहित है, एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं का अनुकरण तार्किक या वैज्ञानिकता के स्थान पर केवल आस्था और पहले के अनुभवों के आधार पर करती है। यानी कि इन्हें तार्किकता और वैज्ञानिकता से कोई मतलब नहीं होता है। यह सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक मान्यताओं का एक समुच्चय होता है जो कि चिरकाल से प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है। लेकिन ये हो सकता है कि मानवीय गरिमा के ठीक ना हो और आज के हमारे समय के अस्तित्व के संदर्भ के हिसाब से ना हो, ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोगों ने समझा कि धर्मतंत्र क्या होता है। अब हम आपको देखते हैं, बताते हैं परोपकारी निरंकुशता क्या है। परोपकारी निरंकुशता बहुत ही अच्छा टर्म है और अच्छी चीज़ें हैं। ऐसे टर्म आपसे पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। प्रबुद्ध तानाशाही की स्थिति होती है, यानी कि एक व्यक्ति बुद्ध नहीं प्रबुद्ध, यानी कि बहुत अच्छे से ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो राजा बन जाता है। तो ज्ञानी व्यक्ति राजा बन जाए तो वो अच्छा काम करेगा, अच्छा व्यक्ति राजा बन जाए वो और पूरी शक्तियाँ हो, यानी कि प्रबुद्ध व्यक्ति तानाशाही की स्थिति में हो, यानी कि एक शासक असीम शक्तियों को धारण करता है, अत्यधिक, परंतु वो उसका उद्देश्य जन कल्याण होता है, जनता को हित पहुंचाना होता है। तो ये होता है परोपकारी निरंकुशता, चूंकि अंकुश नहीं है। परोपकारी अंकुशता यानी कि परोपकार कर रहा है लेकिन अंकुश है, जैसे भारत की राज्य व्यवस्था में, लेकिन परोपकार तो ये कर रहा है लेकिन फिर भी निरंकुश है, यानी कि कोई अंकुश नहीं है इसकी शक्तियों पर, तो ये निरंकुश, जिस पर शक्तियों पर अंकुश ना हो वो निरंकुश। आगे ध्यान रखते हैं, जैसे हम आपको बताएं कि ये व्यक्ति है, इसको आप देखो, ये कह रहा है ये है जोसेफ स्टालिन। क्या नाम है इसका? जोसेफ स्टालिन। देख करके भी मजा आता है। क्या नाम है? सद्दाम हुसैन या जोसेफ स्टालिन, ऐसा। तो जोसेफ स्टालिन ने रूस के लिए बहुत अच्छा काम किया, यानी कि इसने अपने देश को बहुत आगे बढ़ाया। तो उसके उनके लिए हीरा है, हीरा, राजा है, राजा। लेकिन हम कई लोगों के लिए क्रूर शासक है, ठीक है ना, और अपने लिए तो कुछ भी नहीं है ना, कि अपन को क्या ही करना है। चलिए आगे चलते हैं। एक और ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये आप तब कर पाएंगे जब आप थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन भी एक प्रीलिम्स का आपका क्वेश्चन दिख रहा है, तो इसको आप तब कर पाएंगे जब थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लेकिन अभी हम आपको इसको नहीं करा रहे हैं, थोड़ी देर बाद कराते हैं जब ये सभी चीज़ें पढ़ा दें। निरंकुश तंत्र क्या होता है? निरंकुश तंत्र से अभिप्राय होता है एक व्यक्ति के हाथ में राज्य की संपूर्ण शक्तियाँ होना, यानी कि कोई अंकुश ना हो, यानी कि एक व्यक्ति के हाथ में सब शक्तियाँ हों, तो उसको निरंकुश तंत्र कहते हैं। यह व्यक्ति अंकुश रहित शक्ति का अनियंत्रित उपयोग करता है, कि कोई अंकुश नहीं होता है, बहुत सारा उपयोग करता है शक्तियों का, और इसी को तानाशाही कहते हैं या राजतंत्र कहते हैं या सैन्य शासन भी कहते हैं। आपने कह दिया वहाँ सैन्य शासन हो गया, जैसे म्यांमार इत्यादि में। तो निरंकुश तंत्र यानी कि कोई व्यक्ति हो जाता है वही उस चीज़ को, शक्तियों को ग्रहण कर लेता है। ध्यान रखिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं थोड़ी सी और बातें। धनिक तंत्र, आप देख रहे हैं, धनिक तंत्र का मतलब होता है कि सत्ता व्यवस्था कुछ धनिक लोगों के पास आ जाए। जैसे राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी जी केवल अडानी जी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है, राहुल गांधी जी का। मैं बस उनकी बात यहाँ ला रहा हूँ आपके पास, है ना। और वैसे मैं भी कह दूँ तो कोई बड़ी बात है नहीं, ऐसा ही है। चूँकि ऑक्सफैम रिपोर्ट की ये बात कह रही है, तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी यही बात कह रही है कि 1% के पास 40% की दौलत है, यानी कि 1% लोगों के पास 40% की दौलत है, और 21 धनी भारतीयों के पास 70 करोड़ भारतीयों से ज़्यादा दौलत है। यानी कि 70 करोड़ भारतीय एक तरफ और 1% व्यक्ति एक तरफ, यह है। तो हम इसको भारतीय व्यवस्था को क्या धनिक तंत्र कह सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो नहीं, लेकिन बन जाएगा तो आप क्या कहेंगे? तो ये आपको ध्यान रखना है, राहुल गांधी जी को आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं। यानी कि सत्ता व्यवस्था कुछ धनिक लोगों के पास आती है, और जिसका मूल क्या कारण होता है कि क्यों इनके हाथों में आ जाती है? इसका मूल कारण होता है उन लोगों की आर्थिक स्थिति, यानी कि वित्तीय स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो ऐसा कर पाती है और ऐसे प्रभाव जमाने में महत्वपूर्ण रहती हैं। तो आर्थिक स्थिति या वित्तीय प्रभाव इन लोगों का इतना रहता है कि ये लोग असलियत में सीधे तौर पर तो नहीं बैठे होते हैं, लेकिन प्रभाव जमा लेते हैं। और यही हमारे राहुल गांधी जी का कहना है, और ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी यही कहती है। तो आपको इस रिपोर्ट की बात करनी है, जब आप कहीं करें ये बात तो इनकी बात मत कहिएगा, राहुल गांधी जी की। तो मैं समझाने के लिए लाया हूँ, आप रिपोर्ट को प्रस्तुत करके ये बात कहेंगे ऑक्सफैम की, ध्यान रखिएगा।
कि हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ धनिक तंत्र की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ये करेंगे कि आर्थिक असमानता बहुत बढ़ रही है, जिसका ये प्रमाण है रिपोर्ट। तो आर्थिक असमानता दिखाने के लिए ये रिपोर्ट से अच्छा कुछ नहीं है। यह ऐसी शासन व्यवस्था है, अल्पतंत्र की बात कर रहा हूँ। अल्पतंत्र क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता और अधिकार एक छोटे से समूह के लोगों के पास होते हैं, 5-10 लोगों के पास में निहित होते हैं। और इसका कारण ये होता है छोटा समूह क्यों? क्योंकि वो धन की प्राप्ति, उसके पास धन की होती है, सैन्य शक्ति का उपयोग करके ये चीज हथियार लेता है, यानी कि सैन्य शक्ति का प्रयोग करेगा, धन का प्रयोग करके राज्य सत्ता को अपना लेगा, उसे हम अल्पतंत्र कहते हैं। ध्यान रखिए, अल्पतंत्र कहेंगे। अब और बताता हूं ऐसे शब्द आपको, बताता हूँ सर्वसत्तावाद क्या है। यहाँ ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, ये क्वेश्चन भी आपको 2023 का है, इसकी भी हम बात करेंगे अभी, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ा दूं सर्वसत्तावादी क्या होता है। देख लीजिए कि सर्वसत्तावाद ये होता है कि जब राज्य एक ऐसी स्थिति होती है सर्वसत्तावाद जिसमें सरकार व्यक्तियों के निजी जीवन में तो हस्तक्षेप करती है, जैसे कि आपकी शादी एक ही करोगे, ज़्यादा नहीं, यानी कि निजी जीवन में हस्तक्षेप भी करती है, और भी कई सारे निजी जीवन के हो सकते हैं, और सार्वजनिक जीवन में भी हस्तक्षेप करने लगती है। यानी कि निजी जीवन और सार्वजनिक जीवन दोनों क्षेत्रों में पूर्ण केंद्रीकरण की स्थिति जब हो जाए तो उसे कहते हैं सभी चीजों पर सत्ता का नियंत्रण हो गया, सर्वसत्तावाद। सर्वसत्तावाद एक ऐसी स्थिति है जब व्यक्तियों के निजी और सार्वजनिक दोनों मामलों में राज्य हस्तक्षेप करे और केंद्रीकृत व्यवस्था को अपनाए। जैसे ध्यान रखिएगा, ये सार्वजनिक व्यवस्था को उदाहरण आप ये डॉक्टर देख सकते हैं, ये सार्वजनिक उदाहरण कि डॉक्टर का प्रोफेशन, IAS का प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन एक सार्वजनिक प्रोफेशन ही हो जाता है, क्योंकि आप अपनी नहीं सार्वजनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ जाती है। स्वतंत्रतावाद क्या होता है? स्वतंत्रतावाद एक ऐसी राजनीतिक दर्शन है जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया जाता है, सीमित सरकारी हस्तक्षेप, यानी कि सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। जैसे कि हमारे यहाँ पहले लाइसेंस इत्यादि के लिए सरकार, भाई लाइसेंस लोगे तभी दुकान खोलोगे, अब ऐसा कुछ नहीं है, तो आप पढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, अपना कार्य इत्यादि कर सकते हो। व्यक्तिगत अधिकारों को, उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है, तो स्वतंत्रतावाद कहते हैं। हमारे यहाँ ही स्वतंत्रतावाद मान सकते हैं, हमारे यहाँ व्यक्तिगत सीमित सरकार कम हस्तक्षेप करने का प्रयास करती है, सीमित सरकारी हस्तक्षेप, हालांकि हमारे यहाँ कम दिखता है अभी सीमित, अभी तो सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा। जब लोग डरे ना सरकार से वही होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब है, तो ये सब बढ़ावा देते हैं। आगे चलते हैं, लाइसेंस राज्य को जो हमने बंद किया वो यही है कि हमने स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की, कि सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे। और हमने इसलिए इनके द्वारा, यानी कि मनमोहन जी की फोटो आपको दिख रही होगी, जब हमारा नया आर्थिक सुधार आया तो इनके द्वारा इस चीज़ को ख़त्म किया गया, लाइसेंस राज्य को, ठीक है ना। तो जिससे बिजनेस को बढ़ी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी भारतीय व्यवस्था के गेट खोले गए, जिससे कि वैश्विक प्राणियों ने निवेश किया और धीरे धीरे आज हम जिस स्थिति पर पहुंच गए हैं इसका कारण वही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा अभी यहाँ। अब आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं और उनको भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ हम लोगों ने देखा, ये देखिए अभी आपको ये पढ़ा रहे हैं, ये लिखा है संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। यानी कि न्यायिक स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए, ये लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। तो हमारे यहाँ स्वतंत्रता क्यों होनी चाहिए, इसकी ये इसी साल का क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को समझने के लिए इस प्रकार की सभी चीज़ों की जानकारी आवश्यक हो जाती है। आगे हम राजतंत्र क्यों नहीं अपनाना चाहिए, हमने राजतंत्र क्यों नहीं अपनाया, इसके बारे में आगे और बात करेंगे। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। यहाँ आपको मैंने एक क्वेश्चन दिखाया, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप सभी। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ लिखा है, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, कुछ उत्तर लिखे हैं, आप इसका जवाब दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। तो पढ़ लीजिए इसको एक बार, पॉज करके वीडियो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। इसका यहाँ लिखा हुआ है, अल्पतंत्र का मतलब अत्यधिक शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह द्वारा शासन द्वारा, अत्यधिक शक्तिशाली लोगों के एक छोटे समूह द्वारा शासन करना, ये अल्पतंत्र की बात कर रहा है। सर्वसत्तावाद, व्यक्तिगत जीवन में कि सभी पहलुओं को सत्ता के अधीन करने का प्रयास करना, व्यक्तिगत जीवन की सभी सत्ता को, ठीक है। अराजकता, सरकार की अनुपस्थिति, ये तो ऐसे बता रहा है। तो ये 3 शब्द यहाँ दिख रहे हैं, अब आप देखो देख सकते हैं ये क्या है, ठीक है। यदि तीनों सही है तो आप तीनों युग्म सही कह सकते हैं, ठीक है। आगे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं भी उत्तर आपको बता दूंगा कि उसका उत्तर क्या है। ये 25वें नंबर का है, इसका मैं उत्तर आपको बता दूंगा और आपको बताते हैं, कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, जो करेगा तो उसको देख लीजिएगा। आगे बताते हैं, यहाँ देखिए, इसको उत्तर को भी करिए आप,
पॉज करके वीडियो का उत्तर कर सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है और लिखित संविधान के माध्यम से सरकार की शक्ति को सीमित करती है। अब आप परोपकारी, निरंकुशता, निरंकुशतंत्र, संविधानवाद, आधुनिक सब जानते हैं, तो इसका भी उत्तर आप दीजिएगा। आगे चलते हैं, हालांकि जो इसका उत्तर है वो आप नहीं जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ देते हैं। अब हम लोग देखेंगे राजतंत्र में चुनौतियां क्या है। तो देखो तंत्र में चुनौतियां यह होती हैं मित्रों, इसको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे कि देखिए मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। यहाँ राजतंत्र में क्या होता है, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जोसेफ स्टेलिन ने, जो कि साम्यवाद यूएसएसआर के थे, इन्होंने 1920 से 1950 के मध्य लगभग 2 करोड़ से अधिक लोगों को मरवा दिया। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, ये मतलब राजतंत्र तो नहीं था, लेकिन उस समय ऐसी ही व्यवस्था थी। तो चीन का जो सिंजियांग क्षेत्र है वहाँ की भी बात है। तो ऐसे लोग करते हैं। और क्या होता है देख रहे हो आप, यहाँ राजा का न्याय, ये कह रहे भाग इधर से, निकल निकल, ऐसे निकाल रहे हैं उसको मार के। तो ये होता है उधर, यानी कि उधर क्या होता है, वहाँ शक्तियों के दुरुपयोग की अधिक संभावना होती है। देखो शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, इसको भगा रहा है, तो शक्तियों के दुरुपयोग की संभावना होती है। विधि के शासन के स्थान पर राजा का शासन होता है, जैसे आप देख रहे हैं, मैंने बताया ये दारुस्सलाम का उदाहरण, प्रभाव तानाशाही का, तो ये होता है। सऊदी अरब का आप बात कर सकती है। ये सब उदाहरण इसलिए बताया कि आप पेपर में लिख पाएँ। तो विधि के शासन के स्थान पर राजा का शासन होता है, शक्तियों के दुरुपयोग की अधिक संभावना होती है। राजतंत्र में चुनौतियाँ हैं ये, मतलब अधिकारों का आपके हनन हो सकता है। ये सब मौलिक अधिकार आपके नहीं रहेंगे, यानी कि आपकी स्वतंत्रता का अभाव रहता है। न आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रहेगी, न प्राण व दैहिक स्वतंत्रता रहेगी। तो कुछ भी स्वतंत्रताएं नहीं रहेंगी, ध्यान रखिएगा। ये अधिकार वगैरह भी आपके खत्म में हो जाएंगे। आप देख रहे हो कि आप क्रूर शासक हो जाते हैं, क्रूरता बढ़ जाती है। जैसे आप देखो उस समय राजतंत्र ही था एक प्रकार का। जब हमारे यहाँ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया और लापे 25-30 हज़ार लोगों से अधिक कई लोगों की को मार दिया गया। आप सोचिए कि ऐसा राजतंत्र में हो जाता है, कई लोगों को मरवा दिया जाता है, तो कैसे राजतंत्र, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अलावा मत्स्य न्याय की भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा तब क्या था, चाणक्य का उदाहरण आप दे सकते हैं कि उस समय भी राजतंत्र था, इतने विद्वान व्यक्ति की भी वहाँ तिरस्कार कर दिया गया। जैसा यहाँ ये लिखा है, इसको लात मार के भगाया जा रहा है, ऐसी चाणक्य को भी उस दिन भगा दिया गया होगा। यही स्थिति है राजतंत्र की। तो राजतंत्र इसलिए हम लोगों ने नहीं बनाया। बड़ी मस्त न्याय की स्थिति क्या होती है कि छोटी मछली को ये बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को ये मछली खाएगी। यानी कि व्यक्ति मत्स्य न्याय ये होता है कि समाज में किसी को जूते पड़े, कुछ भी पड़े, किसी को कोई लूटे बांटे, कुछ भी करे, किसी को किसी से मतलब नहीं होता है। धीरे धीरे स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। मुझे दिख रहा है भारत की स्थितियाँ बहुत ठीक नहीं हो रही हैं, लेकिन आप कोशिश रही कि ठीक हो। चलिए आगे चलते हैं। तो राजतंत्र के लेकिन कुछ लाभ भी होते हैं। चूंकि आपको लोकतंत्र और राजतंत्र में थोड़ी सी बातें जानना पड़ेगी, चूंकि राजतंत्र के विरुद्ध मतलब वैसा ही सीधा राजतंत्र और लोकतंत्र 2 प्रणाली ज़्यादा चलती हैं। इसलिए राजतंत्र के लाभ ये है कि सरकार व शासन प्रणाली में स्थिरता बनी रहती है, जैसे कि नीतियों की स्थिरता बनी रहती है, बार बार नीतियाँ परिवर्तन नहीं होती हैं। जैसे जो भी बनाया यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है राजतंत्र में, जो हमारे यहाँ नहीं होती, हमारे अस्थिरता होती है। देश की मौलिक विचारधारा का संरक्षण बनाया था कि इस विचारधारा के आधार पर देश को चलना है, समाजवाद के आधार पर, कि तो कुछ लोगों को बढ़ावा नहीं दे जा पा रहा है, वो चलता रहता है। जैसे भारत भले समाजवाद की ओर कह रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आप अभी देखा आपने कंटेंट कि हमारे यहाँ कुछ कितने % थे, 1 मिनट फिर से देख लूँ, ये 70% या कितने % थे, हाँ 70 करोड़ भारतीयों से ज़्यादा दौलत है ना, यानी कि 21 धनी भारतीयों के पास 70 करोड़ भारतीयों से अधिक दौलत है। तो 70 करोड़ से अधिक दौलत केवल 1% के पास है, 21 धनी व्यक्तियों के पास है। तो ये बहुत बड़ी स्थिति ठीक नहीं है, यानी कि ये नहीं हो पाता है। यानी कि इस प्रकार का हो जा रहा है। हमारे समाजवाद जरूर है, न्याय की व्यवस्था जरूर है, लेकिन क्या न्याय हो रहा है? नहीं, असलियत में ये न्याय नहीं है। तो ये यहाँ दिक्कत आती है और यहाँ हो जाता है, मौलिक विचारधारा का संरक्षण हो पाता है। बारंबार निर्वाचन में होने वाले इस धन की, यानी कि जो ये पैसे बार बार बर्बाद होते हैं निर्वाचन में ना, ये सभी चीज़ों में, तो राजतंत्र में ये सब तो होना नहीं है। तो जो निर्वाचन के लिए पैसा हो रहा है, बार बार जा रहा है, यह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा।
और राजा का कार्य राज्य का संचालन होता है, ना कि चुनावी रैलियां करना, है ना। देखिए यहाँ देख रहे हो मोदी जी के बस केवल दिन भर हाँ हाथ फैलाए खड़े रहते हैं, आ जा ऐसे करते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है राजतंत्र में। राजतंत्र में वो अपने कार्य पर ध्यान दे पाता है, ऐसा नहीं कर पाता है। इसी का भी मना किए हैं शंकराचार्य जी, तो ये नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा उधर, है ना। आगे चलते हैं। तो ये हमारे उनका लाभ है, मैंने ऐसे बता दी इसलिए चूंकि हंस लें आप लोग, बाकी कोई प्रयोजन नहीं है। उचित नीतियों का निर्धारण तथा जन विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी मोदी जी को जन विरोध का, ट्रक वालों ने अभी हिट और एंड रन कानून आया, उसके बारे में देखा आपने देखा अग्निवीर की परियोजना आई थी, इसके उदाहरण पहले बताए, उसमें भी हम लोगों ने विरोध किया सरकार ने। तो हड़ताल, तालाबंदी, घटना प्रदर्शन, ये सभी धरना प्रदर्शन, ये सब जो किए जाती हैं, ये राजतंत्र में नहीं हो पाता है, ध्यान रखिएगा। अली बाबा को चुप करा दिया था किसने? चीन ने। तो ये आप देख रहे हैं, तो इस प्रकार का ये होता है, ये राजतंत्र के उदाहरण है। यानी कि देखो अपन नए हिट एंड रन कानून आया, ठीक है। अब देखिए करंट के साथ आपको जोड़ करके पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको पढ़ने में मजा आता है, ये सब नहीं हो पाता है, ठीक है। ये आप देख रहे हो कि देश मोदी सरकार ने किसी कानून को वापस लेकर सबसे समय पर सुधार किया, ठीक है। तो देखिए किसान कानून आया था तो वापस लेना पड़ा, ऐसा नहीं, वहां जो सरकार कानून चलाना चाहती है वो चला देती है। देखिए ये ठीक भी नहीं होता है, लोकतंत्र में भी कभी कभी इसका ये चीज़ ठीक नहीं है। हम लोग पहले क्या कर रहे थे कि हमारे जो 1991 का सुधार हो रहा था उसका हम विरोध कर रहे थे, लेकिन उसी के कारण आज देश की अच्छी स्थिति है। तो इसमें ये भी दिक्कतें आती हैं लोकतंत्र की जो यहाँ नहीं आती हैं, तो वहाँ अच्छा रहता है ना। ये लोकतंत्र के, राजतंत्र के लाभ हैं जो आपने देखे, तो राजतंत्र के लाभ हैं। अब देखो आगे लोकतंत्र के, चूंकि भारतीय लोकतंत्र, तो लोकतंत्र व्यवस्था की बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि लोकतंत्र के घटक क्या होते हैं, कैसा लोकतंत्र है, संविधानवाद क्या है, किसी देश में संविधानवाद है या नहीं है, भारत में संविधानवाद है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को, और इसके आगे जो भी PYQ बने हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के EVM की जो घटनाएं हो रही हैं, या मौलिक अधिकार प्रत्याभूति, ये सभी चीज़ों हम लोकतंत्र के घटकों के बारे में भी आगे परिचर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे बातें करेंगे। लोकतंत्र में भी क्या संभावित चुनौतियां हैं और हमारे यहाँ लोकतंत्र की क्या दिक्कतें हैं, चुनाव की दिक्कतें या ये सभी दिक्कतें, इन सभी के बारे में मित्रों आगे के लेक्चर में आगे परिचर्चा करेंगे। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रोकेंगे और आपसे आशा करेंगे आप इसको देखेंगे अच्छे से, और अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत हो रही है इसमें, है ना। तो मित्रों शेयर आपको जरूर करना है और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो भी हमने पूछे हैं कि इस प्रश्नों के उत्तर बताइए वो कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद।